नमस्ते दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज महाशिवरात्रि है। सो आप सबको आज के इस महाशिवरात्रि के पर्व पर सत सत नमन और हर हर महादेव। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज 26 फरवरी है 2025। आज से एक साल के पहले इसी मोमेंट पे, मतलब जब महाशिवरात्रि था पिछले साल, दैट इज 9 ऑफ मार्च को, उस समय से मैंने ऑफिशियली शुरू किया था यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करना उन 12th की कॉमर्स के बच्चों के लिए जो कि अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले थे। अब बस बात यह है कि उस समय मेरे पास थोड़ा टाइम लिमिटेड था, तो मैंने वो सारे टॉपिक्स कवर नहीं कर पाए जो कि टोटलिटी में बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए कंफर्टेबली बेनिफिशियरी रहता। लेकिन फिर भी जो भी टाइम मेरे पास उस टाइम पे अवेलेबल था, मैंने उतने ही समय में वीडियोस बनाए थे। थोड़ा अगर ब्रीफ कर दें तो 9 मार्च मैंने शुरू किया था। 18 मार्च को बच्चों का एग्जाम था इकोनॉमिक्स का। 23 मार्च को उनका एग्जाम था अकाउंटेंसी का। 27 मार्च को उनका एग्जाम था बिजनेस का। तो जो भी मेरे पास ये लिमिटेड टाइम था, 9 मार्च से लेके 18 मार्च के बीच में मैंने बेसिकली वीडियोस बनाए थे इकोनॉमिक्स के। अभी हम जब, ये तो अकाउंटेंसी का लेक्चर है, जब हम इकोनॉमिक्स की वीडियोस की बात करेंगे, बनाएंगे उसका जब, तो वहाँ उसकी बात करेंगे प्रॉपर्ली कि मैंने उसमें क्या बना लिया है, कितना बनाना बाकी है और क्या पढ़ाना है, वहाँ बात किया जाएगा। उसके बाद ये जो 5 दिन का गैप था, सिर्फ मैंने उसी 5 दिन में अकाउंटेंसी के जितने कॉन्सेप्ट कवर कर सकते थे, टॉपिक्स एंड चैप्टर्स कवर कर सकते थे, मैंने किया था। और उन 3 से 4 दिनों के गैप में मैंने टोटल 5 वीडियोस अपलोड किए थे। अभी इस पे बात करेंगे आगे चल के। उसके बाद मैंने बिजनेस का भी अपलोड किया था, बट प्रॉब्लम है कि इस बार हम बिजनेस को बना नहीं पाए, थोड़ा सा टाइम का इशू था। बट लास्ट ईयर भी मैंने जो बिजनेस के टॉपिक्स कवर किए थे उन लिमिटेड 3-4 वीडियोस में, तो वो ऑलमोस्ट आउट ऑफ 80 40 टू 50 मार्क्स कवर कर रहा था। बट स्टिल मैंने इसका पेपर देखा इस साल का, जो कि बहुत कंफर्टेबल था बिजनेस का। तो आई बिलीव कि बच्चों ने अच्छा किया होगा। अब बिजनेस का तो बीत चुका। इसके बाद जो हमारे एग्जाम्स बचे हैं, मेन एग्जाम इंग्लिश के हैं 11th ऑफ मार्च को। देन आफ्टर इकोनॉमिक्स का है, हमारा जो इकोनॉमिक्स का एग्जाम है वो है 19th ऑफ मार्च को, जो कि लास्ट ईयर 18 मार्च को था, इस बार 19th ऑफ मार्च को है। एंड उसके बाद अकाउंटेंसी का है, दैट इज 26 ऑफ मार्च, जो कि लास्ट ईयर 23 मार्च को था। तो आज 26 फरवरी है। जिस तरह मैंने लास्ट ईयर डेट पिकअप किया था महाशिवरात्रि का 9 मार्च का अपने वीडियोस को बनाने के लिए, उसी तरह मैंने इस साल भी पूरी कोशिश किया कि ज़्यादा लेट ना करते हुए जो चीज़ हम लास्ट ईयर प्रॉपरली कवर नहीं कर पाए वो इस साल किया जाए। तो मेरे पास टाइम तो फिलहाल बहुत कंफर्टेबली है। आज 26 फरवरी है और अकाउंट का एग्जाम अभी 26 मार्च को है, जस्ट 1 महीने के बाद। तो मेरे पास टोटल 1 मंथ है अवेलेबल। हम लोग कितना पढ़े हुए हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, हम ये मानकर चल रहे हैं कि वो बहुत सी बातें जो हम कहेंगे आने वाले लेक्चर्स में भी और इस लेक्चर में भी उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल है वीडियोस के थ्रू वो सारे डाउट्स को बता पाना जो बच्चा सोच सकता है। बट हम कोशिश करेंगे कि कोई भी ऐसा डाउट ना रह जाए जो हम यहाँ बता ना पाए, तो हम सारे कोशिश करेंगे बताने का। लास्ट के जो 5 वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, तो वो कौन कौन से थे पहले बार ध्यान सुनना है। ये हम पूरी बातें भी करेंगे अकाउंटेंसी कॉन्टेक्स्ट में। इकोनॉमिक्स का जब बनाएंगे तो वहां बताएंगे। तो अकाउंटेंसी में मैंने बेसिकली लास्ट ईयर 5 वीडियोस अपलोड कर पाए थे इस लिमिटेड गैप में। कौन कौन से? फर्स्ट वीडियो में मैंने बनाया था कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। सेकंड वीडियो में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। थर्ड वीडियो में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फोर्थ वीडियो में रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। एंड फिफ्थ वीडियो में शेयर्स। अब इसमें जो मैंने जितने कवर कर पाए वो तो हो गया था, कितने रह गए थे और कितना मार्क्स कवर कर पाए थे और हर एक का कॉम्पोजिशन क्या है सारे मार्क्स का। तो हम चाहेंगे कि जो मेरा सबसे पहला वीडियो था 9 मार्च वाला, जो कि हालांकि इकोनॉमिक्स पे था, मतलब जो मेरा पहला वीडियो था वो इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम पे था। तो
उसमें इकोनॉमिक्स पढ़ाने की शुरुआत के 10-15 मिनट तक मैंने टोटल एक ब्रीफ लिया था, ऑल 3 सब्जेक्ट का टोटलिटी में बताया था कि किसमें कैसे क्या है, हमें कैसे क्या पढ़ना है। तो हम चाहेंगे कि एक बार वो वीडियो तो पहले देख लेना है, हालांकि इकोनॉमिक्स का है नेशनल इनकम, लेकिन स्टार्टिंग का जो 15-20 मिनट का है वो ब्रीफ मेरे लिए दोबारा रिपीट करना एज अ टाइम वेस्ट हो जाएगा, और बेहतर रहेगा वहां जाके देखना है। और सिर्फ स्टार्टिंग का नहीं देखना पूरा है, लेकिन वो स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट बता देगा कि किसमें क्या प्रपोर्शन है, कितने हमें चैप्टर्स पढ़ने हैं और क्या क्या बाकी रह गया था। अब आते हैं अपने थोड़ा सा कंपोजिशन। पहले अकाउंटेंसी हमारा 80 मार्क्स कवर करता है, उसमें 2 बुक था, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में 2 बुक है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 36 मार्क्स कवर करता है, जिसमें पार्टनरशिप एज हमारा मेन बुक का नाम है। उसमें टोटल 5 चैप्टर्स है, कंपनी में 2 चैप्टर्स है, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो कि 20 मार्क्स कवर करता है, इसमें टोटल 6 चैप्टर्स है। अब इन सारे चैप्टर्स की जो कंपोजिशन से मार्क्स के वो मैंने वहां बताया हुआ है, फिर भी एक छोटा सा ब्रीफ ले लेते हैं। कंपनी में 2 सब चैप्टर्स था, शेयर्स एंड डिवेंचर्स, ठीक है। मैंने लास्ट ईयर जो लास्ट मेरा वीडियो था, वीडियो नंबर 5, वो शेयर्स पे मैंने बनाया था, बट टू बी ऑनेस्ट हम बहुत ज़्यादा कुछ कवर नहीं कर पाए थे, क्योंकि ये मेरा लेक्चर एक तरह से शॉर्ट वीडियो होता है, शॉर्ट एक तरह से मतलब वन शॉर्ट कह सकते हैं, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो 15-20 दिन का लेक्चर होता है उसको मतलब कंक्लूड करके एक सिंगल वीडियो में कंप्रेस करते हैं कि एक बच्चा अगर वो देख ले 1.5-2 घंटे के वीडियोस, तो उसके लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है अबाउट दैट चैप्टर वो क्लियर हो जाए, एंड न्यूमेरिकल लगाने के लिए वो एलिजिबल भी हो जाए। तो मैंने जो शेयर से पढ़ाया था लास्ट ईयर, उसमें मैंने पूरा ब्रीफ किया था, उसके कॉन्सेप्ट बताया था, क्वेश्चन भी लगवाया था, बट स्टिल उसमें चीजें बहुत कुछ रह गया था। उसी चीज को हम वीडियो नंबर 7 में कवर कर लेंगे, इसलिए मैंने लिखा है पार्ट 1 एंड पार्ट 2, हम शेयर्स का एक और पार्ट लेकर आएंगे इस डिवेंचर वीडियो के बाद। तो ये तो हमारा शेयर्स हो गया, और डिवेंचर का हम आज पढ़ा रहे हैं, तो एक तरह से ये 2 वीडियोस जब हम अपलोड कर लेंगे, 6 वाला और 7 वाला, उसके बाद एक बच्चे का इस पूरे 80 मार्क्स में से 24 मार्क्स का कंटेंट तैयार हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड में 24 मार्क्स ये कवर करता है, 20 मार्क्स ये बुक कवर करता है, 36 मार्क्स ये कवर करता है। तो हम 24 मार्क्स तक के कंटेंट को तो कवर करा लेंगे अभी अगले 2 वीडियो में। उसके आगे जब बढ़ेंगे तो मैंने पार्टनरशिप में 5 चैप्टर्स है, नाम क्या क्या था, एक था फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, वहां लिखा हुआ है, एक था चेंज इन प्रॉफिट्स इन रेशियो, उसके बाद एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ एंड डिसॉल्यूशन। एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर चेंज इन प्रॉफिट्स इन रेशियो, एडमिशन नहीं, रिटायरमेंट, चेंज इन पीएसआर एंड डिसॉल्यूशन इतना ही कवर कर पाए थे। अब इस बार हम क्या करेंगे ना कि डिसॉल्यूशन जो मैंने लास्ट ईयर कवर किया था वो मेरे लेवल पे थोड़ा लिमिटेड था, हम उसमें जो मेन टॉपिक था स्टिल थोड़ा सा रह गया था, कवर नहीं कर पाए थे, वो इस साल करेंगे। तो इसका एक पार्ट हम और लाएंगे ताकि ऑफिशियली उसमें जितने भी कंटेंट हो कवर हो जाए। फिर रिटायरमेंट डेथ का भी मैंने एक पार्ट जो बनाया था उसको हम एक पार्ट और बनाएंगे, क्योंकि उस वाले लेक्चर में रिटायरमेंट मैंने कवर किया था, डेथ कवर नहीं किया था। इस बार हम पार्टनर के डेथ के कॉन्सेप्ट को बताएंगे यहाँ पे, ताकि ऑफिशियली हमारा रिटायरमेंट एंड डेथ दोनों कंबाइंड कवर रहे। देन आफ्टर एडमिशन मैंने नहीं कवर किया था, मैंने यहाँ लिखा भी नहीं है फिलहाल। रीजन क्या है ना कि एडमिशन रिटायरमेंट डेथ ऑलमोस्ट सेम है, बस फर्क इतना है कि ये बात मैंने पहले बताया हुआ है रिटायरमेंट पढ़ाते वक्त कि एडमिशन में पार्टनर आता है और रिटायरमेंट पार्टनर जाता है, तो एक तरह से बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। तो अगर मैंने एक पे काम किया तो सेकंड वाला ऑटोमेटिक एक लेवल तक कवर हो जाता है। 14 वीडियो तक अगर मेरा टाइम पे कवर हो जाएगा तो हम कोशिश करेंगे 15th जो वीडियो होगा 15वां वीडियो वो हम एडमिशन बना देंगे। फिलहाल रिटायरमेंट डेथ का एक बना है, एक और बनाएंगे आगे चल के। रह जाएगा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप जो कि चैप्टर 1 है, मतलब हम सब कुछ कवर कर रहे हैं, लेकिन मैंने ऑफिशियली जो पहला ही चैप्टर हमारा है पूरे पार्टनरशिप का एंड 12th के सिलेबस का वो मैंने अभी तक कवर नहीं किया, जो कि बच्चों की लेवल पे तो हार्ड पड़ता है, उनको हार्ड लगता है, वो भूल जाते हैं बिकॉज वो पढ़ते हैं अप्रैल टाइम पे और एग्जाम देते हैं अगले साल मार्च में, तो वो जो 11 महीने के बाद का एग्जाम देने का मोमेंट होता है वो अपने उस चैप्टर 1 को भूल जाते हैं
और वो थोड़ा उनको टिपिकली पड़ता है, तो हम इसको भी प्रॉपर इस बार कवर करेंगे, एक ही लेक्चर में हो जाएगा। इससे ये होगा कि हम लोग पार्टनरशिप भी कवर कर लेंगे पूरे 36 मार्क्स को आने वाले 10th वीडियो तक, मतलब 10th वीडियो तक आ जाने के बाद हमारा ये 24 मार्क्स तो कवर ऑलमोस्ट हो चुका होगा 2 वीडियो आने के बाद, एंड 36 मार्क्स का जो पार्टनरशिप है वो भी कवर हो जाएगा। तो हम मानकर चल रहे हैं कि जब 10th वीडियो मेरा आएगा तो हम क्लोज टू 60 मार्क्स, 36 + 24 60 जो पार्ट ए कवर करता है, इतना हम कवर कर पाएंगे। उसके आगे से थोड़ा सा बात करें सेकंड पार्ट बी का, जो कि 20 मार्क्स कवर करता है। मैंने सिर्फ और सिर्फ आउट ऑफ दिस 6 चैप्टर सिर्फ एक कवर किया था, जो कि मेरा पहला ही वीडियो था, कॉम्परेटिव एंड कॉमन साइंस। इसके अलावा मैंने सेकंड पार्ट बी का कोई भी चैप्टर कवर नहीं किया था, जबकि पार्ट बी में 20 मार्क्स जो है, जो मेरे पहला वीडियो था कॉम्परेटिव एंड कॉमन साइंस, उसमें 4 मार्क्स होल्ड करता है। 16 मार्क्स मैंने उस समय स्किप किया था बिकॉज समय बहुत कम था। इस बार क्या होगा, हम 16 में से भी क्लोज टू 12 से 13 मार्क्स का कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे। कैसे? एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, लास्ट चैप्टर है, जिसके लिए मैंने 2 वीडियो एज अ बना के रखा है, पार्ट 1 और पार्ट 2। उसके अलावा इसमें एक चैप्टर और है अकाउंटिंग रेशियोज, हम उसका भी 2 वीडियो बनाएंगे। और उसी मैंने यहाँ पे एक चैप्टर आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो इन दोनों में हमारा जो मेन टॉपिक है वो थ्योरी चैप्टर है, थ्योरी है, बट जो हमारे काम का चैप्टर टॉपिक है वो है बैलेंस शीट। इस 2 टॉपिक के बिहाफ पे हम यहाँ तीसरी बुक का बहुत सारे कंटेंट कवर कर लेंगे। बट ये सब शुरू करने से पहले एक छोटा सा पहले ब्रीफ दे देते हैं हम। मेरा मोटिव चैप्टर को डिटेल में पढ़ाना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हो भी नहीं पाएगा, समय बहुत कम है, और यूट्यूब पे ऑफिशियली हम अगर प्रॉपर लेक्चर के साथ पढ़ाना शुरू कर देंगे तो ईच चैप्टर में हमें 8 से 10 वीडियोस अपलोड करने पड़ जाएंगे। थोड़ा टाइम का दिक्कत होता है, बट स्टिल हम इतनी कोशिश जरूर करेंगे कि जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पे हम किसी भी चैप्टर का कितना एक बच्चे को जानना चाहिए कम से कम टाइम में वो हम उतना कर देंगे। और अगर वो बच्चा जितना हम बताएंगे उतना भी देख लेता है तो रेस्पेक्टिव चैप्टर के बारे में इतना उसको आइडिया रहेगा, एग्जाम टाइम को लिख लेगा बिना किसी दिक्कत के। तो ऑफिशियली हम जितना वहां पे लिखे हैं ये हमारा टारगेट होने वाला है। अब हम लोग कैसे पढ़ें, हम तो पढ़ा देंगे मान लेते हैं, एक बच्चा कैसे पढ़े उस चीजों को। ऑफिशियली होता क्या है ना कि अकाउंटेंसी में अगर हमको ये जानना है कि पढ़े कहाँ से क्या पढ़ें, तो बेहतर होता है वो एक बार पहले PYQs लगा ले। पूरा सिलेबस पढ़ लेने के बाद हम जब पूरा पढ़ा चुके होंगे उसके बाद हम उम्मीद करेंगे कि बच्चा PYQ दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जरूर देख लेगा। कौन सी ईयर का? 24 का एंड 23 का, 25 का अभी देने जा रहे हैं लोग, तो 24 का 23 का देखना जरूर सर। हम खुद भी पेपर की ही क्वेश्चंस लगवाएंगे मोस्टली चीजों को कनेक्ट करने के लिए, अदरवाइज बुक का लगवाएंगे तो बहुत टाइम लग जाता है, उसमें क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं। उसके अलावा CBSE का जो सैंपल पेपर ऑफिशियली हर साल आता है, एक बार आता है हर साल में, तो 25 का 24 का 23 का 3 सालों के सैंपल पेपर जरूर देखने हैं। उससे एक आइडिया मिलता है कि हर साल जो क्वेश्चन के पैटर्न हैं, जो क्वेश्चन की वैरायटीज हैं, लेवल हैं, वो हम जान जाते हैं। एंड लास्ट कंपार्टमेंटल पेपर्स हैं 24 की 23 वो भी देखा जाएगा, ताकि ये जान पाए कि क्या सच में पेपर हार्ड आता है कंपार्टमेंट का, जो एक मिथ बना हुआ है। मेरे लेवल पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, आसान आता है, अगर पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल कर लिया जाएगा। तो हम लोग इतने पढ़ेंगे, ये हमारा टारगेट होने वाला है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर मेरे पास टाइम बहुत कम था, बट इस बार ऐसा नहीं है, मेरे पास प्रॉपर 1 मंथ है, और मुझे उस 1 मंथ में इकोनॉमिक्स का अकाउंट कवर करना है। अभी अकाउंट वीडियो है, अकाउंट लेक्चर है, वीडियो नंबर 6 5 पहले से बना हुआ है। जब इकोनॉमिक्स का बनाएंगे तो वहां बताएंगे कि उसमें कितना बना चुके हैं इन 9 दिनों में लास्ट ईयर, और कितना अभी मुझे वहां बनाना बाकी है एज पर चैप्टर लेवल पे। बट अच्छी बात क्या है कि इकोनॉमिक्स का मैंने अच्छा खासा वीडियोस बनाया हुआ है, तो हम उम्मीद करेंगे कि सारे बच्चे जितने वीडियोस मेरे पहले के हैं उसको एक एक करके देख लें। बिलीव मी, उसमें ऐसा कुछ भी मतलब मैंने टॉपिक नहीं छोड़ा है जो हमारे एग्जाम में आ जाता है मैंने पढ़ाया ना हो, सब कुछ कवर किए हैं। तो
एक बार पेन कॉपी लेकर बैठना है और जो जो बातें हम अभी आज बताएंगे और जो पहले की वीडियो बताए हुए हैं उसको देख कर लिख कर पढ़ना है। बोर्ड एग्जाम बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएगा। बहुत लोग कहते हैं अकाउंटेंसी कुछ भी समझ नहीं आ रहा, शुरू कहाँ से करें, साल भर जो पढ़े हैं कुछ भी नहीं पता। ऐसे बहुत बच्चे मेरे कांटेक्ट में हैं जिनको सच में अकाउंटेंसी में बहुत दिक्कत हो रहा है। हम पर्सनली कह रहे हैं, अगर कोई बच्चे पूरा 14 वीडियोस देख लेता है और कल को अगर टाइम निकाल के 15 वीडियो बना पाते हैं एडमिशन का भी, तो 15 वीडियो अगर देख लेता है ना, फेल वो होगा ऐसा हो ही नहीं सकता। हम ये भी मान सकते हैं वो बच्चा कल को बहुत अपने लेवल पे टॉप कर सकता है। मतलब उसको लगता है 50 को भी पार नहीं करेंगे, ये पूरा देखने पर तो 50 क्या 60 ला सकता है अगर ढंग से पढ़ेगा और ढंग से चीजों को देख देख कर लिख के पढ़ेगा तो ये तुम्हारा पूरा बेसिक चीजें हो गई। अब थोड़ा आगे बात करते हैं कि हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं ऑफिशियली इस वीडियो नंबर 6 में। वीडियो 6 जो हमारा है वो जो चैप्टर कवर हम करेंगे आज इस पूरे 6th वीडियो में, जिसका नाम है डिवेंचर। लेक्चर्स थोड़ा लंबे होंगे तो हम चाहेंगे कि इसको एक बार में देखा जाए बिना फ्लो को ब्रेक किए। जिस तरह हम अगर बिना एडिट किए बिना उसको पॉज दिए पूरा बनाएंगे फ्लो में, तो उम्मीद करते हैं बच्चा भी उतना पेशेंस के साथ आराम से देखे, लिख कर पढ़े और कोई इशू नहीं है। चैप्टर बहुत सिंपल होते हैं। जब पढ़ाते हैं हम लोग प्रॉपर वे में तो वहां थोड़ा समय लेकर पढ़ाते हैं, कोई जल्दी तो होता नहीं है। बट अभी तो एग्जाम आ रहा है तो हम लोग को वहां पे एक ब्रीफ में करना होता है कि इतना तो पता होना चाहिए एग्जाम के पहले चैप्टर के बारे में। तो अबाउट डिबेंचर हमें क्या क्या पढ़ना है मैंने थोड़ा सा लिख के रखा है, इसके बात करते हैं। उसके बाद जब न्यूमेरिकल लगाना शुरू करेंगे तो प्रॉपर क्वेश्चन लिखेंगे, सॉल्व करवाएंगे एंड बताएंगे किसमें क्या कैसे करना होता है। तो आइए शुरू करते हैं। 6th वीडियो हमारा जो है वो बेसिकली डिबेंचर चैप्टर पे है। और डिबेंचर क्या होता है, अगर हमारा जो ये 5th वीडियो था, अगर एक बच्चे ने ढंग से देखा है तो डिबेंचर और शेयर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि शेयर्स भी एक तरह का सिक्योरिटी ही तो होता है जो कि हम मार्केट में रखते हैं पैसे को अरेंज करने के लिए। हम मतलब कंपनी, एक कंपनी बेसिकली अगर चाहता है मार्केट से पैसा अरेंज करना तो वो क्या करेंगे, अपने सिक्योरिटी के तौर पे शेयर्स इशू करते हैं। और शेयर्स एक तरह से कंपनी के ओनरशिप को कहते हैं, मतलब कंपनी जो कैपिटल होता है ना उसका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो कि कंपनी मार्केट में लोगों को देती है। और जो लोग खरीदते हैं तो वो एक तरह से कंपनी के ओनर बन जाते हैं उतने हिस्से के, और उसके रिटर्न में वो पैसा देते हैं कंपनी को। ठीक है, तो कंपनी एक तरह से अपने ही ओनरशिप को बेचकर पैसा अरेंज करता है। बस फर्क इतना है कि वो ओनरशिप जब बेचे कंपनी तो कंपनी की नहीं बेचता, वो एक सर्टेन अमाउंट तक बेचता है। कोशिश करता है 51% मिनिमम अपने पास होल्ड करे, रिमेनिंग 49% वो दे सकता है बाहर वालों को। वो भी कोशिश करता है किसी एक को ना दे, बहुतों को दे, ताकि ओनरशिप सब में बटा रहे। अच्छा, ये तो हुआ एक चीज। इसी तरह कंपनी पैसा अरेंज कर सकता है एक और सिक्योरिटी को देकर। यहां तो दे रहा था ओनरशिप, लेकिन एक और तरीका होता है कि वो अपने एसेट्स को चार्ज लगाकर, बताते चार्ज मतलब क्या होता है, डेब्ट क्रिएट करके अगर फंड रेज करता है तो ऐसे सिक्योरिटीज को हम बेसिकली कहते हैं डिबेंचर्स। क्या बोलते हैं इसको लोग? हम बहुत थ्योरी में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारा मेन मोटिव है न्यूमेरिकल्स पे काम करना, बिकॉज एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है। और हम बहुत डीप भी नहीं जा रहे हैं बिकॉज एट अ सर्टेन लेवल हमें पहले बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ना कि प्रॉपर डीपली पढ़ना है। तो डिबेंचर एक तरह का सिक्योरिटी होता है जो कि मैंने ऊपर लिखा है, एक सर्टिफिकेट होता है, सिक्योरिटी होता है जो कि एक्नॉलेज करता है कंपनी के डेब्ट को, कि कंपनी ने पैसा तो पा लिया लेकिन उस पैसे को पाने के लिए कंपनी ने अपना उधार क्रिएट किया, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कंपनी ने किया पैसे को अरेंज करने के लिए। और इसमें कंपनी ऑफिशियल अपना सील लोगो प्रोवाइड करता है ताकि कल को अगर कोई इशू हो तो वो लीगल ऑब्लिगेशन के तहत आगे बढ़े, बात इलीगल ना रहे। एंड इसमें कंपनी को कंपल्सरी रीपे करना होता है एक समय के विदिन में। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है कि हम आपसे पैसा ले रहे हैं और एक समय के बाद रिटर्न भी कर देंगे।
ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ऑफिशियली ये शेयर्स में नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि भाई अगर कंपनी पैसा ले रहा है शेयर्स को देकर, तो वो पैसा रिटर्न तभी करेगा कंपनी उन शेयर होल्डर्स को जिनसे पैसा पाया है, जब कंपनी डिसॉल्व करता है, अदरवाइज नहीं करता इन बिटवीन। लेकिन डिबेंचर में ऐसा नहीं है, कंपनी को इन्हें रिपे करना होता है विद इंटरेस्ट एक समय के बाद। अब वो समय जो भी फिक्स किया जाए कॉन्ट्रैक्ट के तहत, तो यहां तो पेमेंट करना होता है, रीपेमेंट करना होता, सॉरी। तो एक तरह से डिबेंचर वो सिक्योरिटी होता है जो कि कंपनी मार्केट में इशू करके पैसा अरेंज करता है। ये एक तरह से कंपनी अपने एसेट्स को दांव पे लगा के मार्केट से पैसा रेज करता है। पैसा तो आ जाएगा, एसेट्स चला नहीं जाएगा, लेकिन कल को अगर वो पैसा रीपे नहीं कर पाया कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को, तब वो डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के एसेट्स को ले जा सकते हैं अपने पैसे के रिकवरी के लिए। ये तो बेसिक बात हो गई। अब सवाल आता है कि डिबेंचर एक्चुअली कंपनी इशू किस किस सिचुएशंस में कर सकता है, कैसे कर सकता है। हमारे पास मैंने 4 लिखा पॉसिबिलिटीज, होते बहुत सारे हैं और बताने को तो बहुत कुछ रहता है, लेकिन एक सर्टेन लेवल तक देखा जाए तो हमें 4 पे काम करना है। ये जो पहला वाला है ना, डिबेंचर को इशू करना पार्ट वाइज कैश अरेंज करने के तौर पे, मतलब मुझे कैश अरेंज करना है तो मैंने डिबेंचर को इशू किया पार्ट वाइज, जिसमें जिन्होंने शेयर्स पढ़ा होगा ना तो उसी तरह होता है, जिसमें क्या होता है हम डिबेंचर को इशू करते हैं पार पे, प्रीमियम पे या फिर डिस्काउंट पे। जो एंट्रीज शेयर्स का मैंने बताया था डिटेल, मुझे अच्छे से याद है, मैंने बताया था शेयर्स में जो भी पूरा एंट्रीज था, बस फर्क इतना है कि शेयर्स में मैंने सिर्फ ये 2 बताया था, क्योंकि शेयर्स को इशू करना डिस्काउंट पे वो हमारे कोर्स में नहीं था, वो इस साल भी कोर्स में नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट पार प्रीमियम डिस्काउंट के केस में डिबेंचर को भी इशू करना वो सेम है जैसे शेयर्स का था, दोनों सेम ही है, तो हम इस पे उतना कम फोकस करेंगे। ये एग्जाम में आता बहुत कम है। मेरा मेन कंसर्न है बोर्ड के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाना, ठीक है। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो ये है, जो लिखा हुआ बीच में, डिबेंचर को इशू करना रिडेम्पशन कंडीशन के साथ, डिबेंचर को इशू करना परचेज कंसिडरेशन के तौर पे। एक्चुअली डिबेंचर को इशू किया जा सकता है बहुत तरीके से, या तो हमें पैसे का नीड है कंपनी को तो डिबेंचर इशू कर रहा है, या फिर हमें कुछ पेमेंट करना है किसी को और पेमेंट कैश में ना करके डिबेंचर देना चाहते हैं। होता नहीं है कि बहुत बार हमें पेमेंट करना था किसी कंपनी को, किसी दूसरे फर्म को, हमने मान लो दूसरे फर्म को कुछ खरीदा है, माइट बी एसेट्स परचेज किया, एसेट्स, उसका पेमेंट करना है तो या तो कैश पे कर दें, या कैश ना पे करके हम क्या करें अपना ही डिबेंचर को दे दें कि भाई ये डिबेंचर ले लीजिए हमारे फर्म का, वो पेमेंट के बिहाफ पे एज अ काइंड का काम कर देगा, जिसको हम बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। ये पूरा सेम है जो हमने शेयर्स पढ़ाया था। तो जो बच्चे शेयर्स का वीडियो देख कर आए यहाँ पे ना, तो उनके लिए दोनों टॉपिक बहुत हद तक सेम रहेगा, बहुत हद तक। अगर हम डिबेंचर को इशू करते हैं रिडेम्पशन कंडीशन के साथ, ये थोड़ा नया है बट ये भी आसान है। ये जो टर्म लिखा है कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन, इसका मतलब ये होता है ना कि हम डिबेंचर इशू तो कर रहे हैं, उसी मोमेंट पे हम उन डिबेंचर होल्डर्स को प्रॉमिस भी कर दे रहे हैं कि आगे चल के हम जब आपको रीपे करेंगे, रीपे मतलब रिडीम करना, तो रिडीम किस कंडीशन पे करेंगे? 2 कंडीशन होते हैं, आइदर हम डिबेंचर को रिडीम करेंगे एट पार और एट प्रीमियम। दोबारा सुन लीजिए, डिबेंचर को रिडीम करने के 2 ही कंडीशन है, आइदर पार पे आइदर प्रीमियम पे। इसका मतलब क्या होता है समझिए, मान लेते हैं कि कंपनी है, अभी हम सिर्फ ब्रीफ कर रहे हैं फिर क्वेश्चन पे आते हैं। एक कंपनी है, उसने क्या किया, ए पर्सन को डिबेंचर देकर इनसे पैसा अरेंज कर लिया, ठीक है। मतलब कंपनी ने इनको डिबेंचर दिया, इन्होंने उसके बदले पैसा दे दिया। अब कितना पैसा दिया? डिबेंचर का फेस वैल्यू होता है कि पर डिबेंचर कितने रुपए का है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि एक डिबेंचर हमारा 100 रुपए का है, ठीक है, ईच। तो उस 100 रुपए के डिबेंचर को पाने के लिए ए को 100 रुपए देना पड़ेगा, कॉमन सेंस है। अगर 2 डिबेंचर 200 देना पड़ेगा, 5 डिबेंचर तो 500 देना पड़ेगा। अब मेन बात क्या है ना कि एक समय के बीच जाने के बाद ए को वापस से रीपे करना होगा। अगर हम 100 रुपए का डिबेंचर
देकर 100 रुपये ले रहे हैं, तो हमें वो पैसा रीपे भी तो करना होगा, ए को विद इंटरेस्ट, फिलहाल इंटरेस्ट बात नहीं कर रहा। तो अब सवाल क्या आता है, हम जब ए से 100 रुपये लेंगे और जब वापस रीपे करना होगा तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज है, या तो जितना लिए उतना वापस कर दें, या फिर जितना लिए हम उससे बढ़ाकर पे करें, या जितना हम लिए हैं हम उससे घटाकर पे करें। तीन कंडीशंस हैं। आउट ऑफ दीज थ्री कंडीशंस ये इनवैलिड है, क्योंकि कॉमन सेंस ये है कि भाई ए ने 100 रुपए दिया, अगर कंपनी 90 देगा उसके बिहाफ पे, तो वो ए एक तरह से निराश हो जाएगा कि उसको घाटा हो गया, कम पैसा मिला। तो कभी भी ए अपने जितना उसने खुद दिया फेस वैल्यू पैसा, उससे कम पे एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर कंपनी 100 ले रहा है, 100 का बढ़ा कर दे रहा है, तो जो ए है वो उस सिचुएशन में हैप्पी रहेगा। जब भी कंपनी बढ़ा कर पे करता है, इसको हम बोलते हैं प्रीमियम कंडीशन, ठीक है। और जितना कंपनी ने लिया उतना ही रीपे भी कर दिया, इसको बोलते हैं पार कंडीशन। तो यहाँ पे ये जो दो सिचुएशन है, इसको बोलते हैं रिडीम करना, कि कंपनी रीपे कर रहा है लेकिन जितना ले रहा है उतना ही कर रहा है, मतलब जो फेस वैल्यू था डिबेंचर का 100 रुपया, 100 रीपे भी कर दे रहा है, तो उसको बोलते हैं रिडीम करना पार पे। 100 ले रहा है बट कंपनी बढ़ा कर पे कर रहा है, उसको बोलते हैं रिडीम करना प्रीमियम पे। बट कभी भी घटा कर पे नहीं कर सकता, बिकॉज वो डिबेंचर होल्डर एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो उन पे केस कर देगा फिर कि हमने उसके डिबेंचर के बदले पैसा कम पे किया। अच्छा, ये तो बेसिक बात हो गई। तो इन दोनों सिचुएशंस को, कि जब डिबेंचर इशू हो रहा है, मतलब कंपनी डिबेंचर देकर पैसा मांग रहा है, तो उस सिचुएशन में अगर रिडेम्पशन कंडीशन को भी ऐड कर दिया जाए तो एंट्रीज कैसे बनते हैं, हमें इस पे काम करना है। ये एक छोटा सा ब्रीफ है। एंड एक लास्ट चीज है कि डिबेंचर हम बहुत बार इशू करते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे भी। अब ये क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली द लास्ट में, ठीक है। तो पहले हम लोग काम करेंगे इन दो टॉपिक्स पे प्रॉपर वे में। आगे देखिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ा बोर्ड साफ हो गया है। मैंने दो ही सवाल लिया है फिलहाल परचेज कंसिडरेशन पे। हालांकि मेरे पास तो बहुत पेपर्स है और उसमें बहुत सवाल है। एक्चुअली मैंने हर एक क्वेश्चंस देखे हुए हैं बीते हर सालों, मतलब हर साल क्वेश्चंस पेपर्स में जो मेरे पास अवेलेबल है। बोर्ड पेपर है जो सीबीएसई के थे, सैम्पल पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन, कंपार्टमेंट, तो सभी में जो आमतौर पे क्वेश्चंस हैं बहुत हद तक रिपीट आता है। रिपीट मतलब टॉपिक बार बार आता है। जैसे ये जो लिखा हेडिंग परचेज कंसिडरेशन, ये हेडिंग आमतौर पे बार बार आ जाता है, बस सवाल थोड़ा बदलता रहेगा। जैसे मैंने दो सवाल लिया है, एक सवाल पिकअप मैंने किया है 2025 के सैंपल पेपर जो सीबीएसई का है, क्वेश्चन 19। तो जिनके पास अगर पेपर है, हालांकि जब लेक्चर खत्म होगा तो लास्ट में हम खुद अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी देंगे, जिसमें कि हम वो सारे जो बच्चे मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो उनको वो सारे मटेरियल दे देंगे जो मेरे पास अवेलेबल, जो कि बहुत काम आएगा। तो वहाँ पे ये सब भी रहेगा, इसके अलावा भी एक्स्ट्रा बहुत कुछ रहेगा, तो वो उनके बहुत काम आ जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। इफ़ नॉट डाउनलोड कर लेना। तो 19 में मैंने जो क्वेश्चंस वहाँ पे दिया है, मैंने आप लिख दिया बोर्ड पे। ये बेसिकली हमारे एग्जाम में 3 मार्क्स का आता है मिनिमम, 4 मार्क्स भी जा सकता है बट बहुत रेयर केस में 3 मार्क्स आमतौर पे आता है। क्या क्या उसमें लिखा था, बुद्धा लिमिटेड ने, बुद्धा लिमिटेड फर्म का नाम है, उसने क्या किया, गिन्नी लिमिटेड फर्म के एसेट्स को और लायबिलिटीज को एक्वायर किया। होता नहीं आमतौर पे कभी नोटिस करना ऐसा नहीं होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद ले रहा है। जैसे अभी हाल फिलहाल में ऐसा बहुत बार हुआ है, जैसे एलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया था, जिसका नाम बाद में रिप्लेस करके एक्स कर दिया। तो उसी तरह फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया था, इंस्टाग्राम खरीद लिया था। तो ये चलता रहता है, ऐसे एग्जांपल्स बहुत से मार्केट में आते हैं। तो जब कोई एक फर्म दूसरे फर्म को एक्वायर करता है तो कॉमन सेंस है कि उस फर्म के रिस्पेक्टिव एसेट्स एंड लायबिलिटीज को भी वो उस मोमेंट पे एक्वायर कर लेगा। जैसे उस फर्म में लायबिलिटीज थे 1 लाख के, एसेट्स थे 5 लाख के, तो हमने क्या किया, उनके एसेट्स ले लिया, लायबिलिटीज भी ले लिया, उसके बाद जो बैलेंस है 4 लाख का वो उनको हम पे कर देंगे, हिसाब बराबर। या इसी तरह और भी कंडीशंस हैं।
तो यहाँ वैसे ही कुछ है, हमने एसेट्स एक्वायर किया, लायबिलिटीज एक्वायर किया गिनी लिमिटेड का, और जो बैलेंस अमाउंट था वो हमने कैश या कैश पे कर दे पूरा, या उसके बिहाफ में हम उनको डिबेंचर दे सकते हैं, जो कि यहाँ पे होने वाला है कि उन्होंने क्या किया, डिबेंचर इशू कर दिया पेमेंट के बिहाफ में। हालांकि इसमें क्वेश्चन में लिखा था कि कुछ पैसा हमने पेमेंट किया है, नॉट कंप्लीटली बट अप टू अ सर्टेन अमाउंट, कि कुछ अमाउंट दे दिया पैसा कैश फॉर्म में, एंड रिमेनिंग अमाउंट वी हैड इशूड डिबेंचर फॉर द रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट। अब ऐसे केस में एंट्रीज कैसे बनेगा, अब ये दोबारा रिपीट कर रहा है, जिन लोगों ने शेयर्स वाला वीडियो पढ़ा होगा 90% या 99% कह सकते हो सेम है, बिकॉज बात क्या है ना, डिबेंचर का और शेयर्स का जो टॉपिक है परचेज कंसीडरेशन दोनों सेम है, सिर्फ नाम बदलेगा। दोबारा कह रहे हैं, वहां मैंने शेयर्स लिखा था, यहाँ पे डिबेंचर लिखेंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो बेहतर है कि उसको जब देखना तो ये जो दो सवाल हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, होना एक जैसे ही है। पहली चीज तो ये, अगर हम एसेट्स और लायबिलिटीज एक्वायर करते हैं तो इसका जो एंट्री होता है, अब यहाँ बहुत से नियम भी आएंगे तो बताते रहेंगे, उसको ध्यान देना है। पहली चीज तो ये कि हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, एसेट्स, और एज पर रूल्स जब भी एसेट्स आता है उसको हम डेबिट करते हैं, तो एसेट्स ऊपर लिखाएगा, यहाँ पे नाम मेंशन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। एसेट्स जितने हमारे पास हैं, जिसको हम फिक्स एसेट्स भी कह सकते हैं, डेबिट। लायबिलिटीज कहां आता है, नीचे, तो टू लायबिलिटीज। अब इसके बाद क्या होता है, जो बैलेंस अमाउंट है वो हमको पे करना होता है, जिनसे हम खरीद रहे हैं, जिनका हम फॉर्म खरीद रहे हैं, यहाँ किनका हम खरीद रहे हैं, गिनी लिमिटेड का, और ये हमारे क्रेडिटर हैं, क्योंकि जिनसे हम खरीदते हैं उधार पे या कुछ उनको पे करना होता है ना, जिस पर्सन को मुझे पे करना होता है आगे चल के, वो हमारा लायबिलिटी, हमारा क्रेडिटर होता है। और क्रेडिटर जब क्रिएट होता है तो लिखाता है नीचे, जब पे करेंगे तब वो रिवर्स में लिखाएगा, अभी आगे दिखाते हैं। तो जिनको मुझे पे करना है एसेट्स एंड लायबिलिटीज को एक्वायर करते टाइम, वो नीचे लिखाएंगे टू गिनी लिमिटेड। अब अमाउंट कितना लिखाएगा, इट डिपेंड कि इसमें एंट्रीज कैसे बन रहे हैं। जैसे हमने एसेट लिया है 40 लाख का, लायबिलिटीज है 6.5 लाख का, 6,50,000। अब इसका जो बैलेंस है वो यहां नहीं लिख देना है, क्योंकि अगर हमें, ये एक्चुअली हमारा होता है परचेज कंसिडरेशन अमाउंट, कि हमारा समझौता कितने में हुआ है, मतलब अगर मैंने फॉर्म एक्वायर किया, किसी दूसरे फॉर्म को एक्वायर किया, तो कितने में सेटलमेंट हुआ है, कितना पे करना रहेगा। इफ क्वेश्चन में नहीं दिया है तो डायरेक्टली बैलेंस नहीं निकालना है, ठीक है। जैसे यहां देखो, जो मैंने क्वेश्चन लिया है 2024 के PYQ का क्वेश्चन 18 का ए पार्ट, वहां पे लिख दिया था कि प्लांट मशीनरी हमने परचेज किया है 4.5 लाख का, जिसमें से हमने 50,000 पे कर दिया, और बाकी जो अमाउंट है वो हमने डिवेंचर देकर सेटलमेंट कर लिया। तो अभी यहाँ पे लिखा नहीं है, अभी एक सवाल और था कंपार्टमेंट का, उसमें लिखा हुआ है कि कितना पीसी अमाउंट है, फिलहाल इसमें नहीं दिया है तो भी लिखेंगे नहीं हम। ओके, नेक्स्ट चीज क्या है, हम इनको ही क्या दे रहे हैं, डिबेंचर। और जब भी डिबेंचर देते हैं तो कायदे से क्या होता है, हम अपना क्रेडिटर पे कर रहे हैं ना, तो क्रेडिटर घटने वाला है, और जब भी लायबिलिटी डिक्रीज करता है तो एज पर रूल वो अपोजिट मतलब डेबिट में आएगा। गिनी लिमिटेड डेबिटेड, और हम पे कर रहे हैं कुछ पैसा चेक के थ्रू, तो हमारे पास से क्या जाएगा, मनी, कितना जाएगा, टू बैंक अकाउंट 5 लाख रुपीस का। और एक चीज, यहां हम डिवेंचर दे रहे हैं ना, 8% डिवेंचर, जब भी फॉर्म डिवेंचर देगा तो वो जाता है कहां पे, नीचे लायबिलिटी साइड में, टू 8% डिवेंचर। एंड अब बहुत ध्यान से बात सुनना है, इसमें लिखा था हम 30,000 डिवेंचर दे रहे हैं, ये 8% उसका नाम है, उसका प्रीफिक्स है, तरह से सब रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंडिकेट करता है, हमें उसका कोई बहुत रोल अभी नहीं है। तो हम डिवेंचर दे रहे हैं 30,000, ईच डिवेंचर 100 रुपए का है, 10% डिस्काउंट पे एंड 5% रिडीम के टाइम पे हमको प्रीमियम देना होगा। अब इतनी लंबी चौड़ी बातें लिखी हैं, इसका मतलब क्या है,
एक्चुअली है क्या ना, डिबेंचर जब भी हम देते हैं तो टू डिबेंचर, अब मेन चीज क्या है, डिबेंचर को इशू करते वक्त हम डिस्काउंट दे रहे हैं। इसका मतलब कि डिबेंचर जितने रुपए का है, 100 रुपए का था डिबेंचर पर डिबेंचर, हम 10% डिस्काउंट पे दे रहे हैं। इसका मतलब कि हमें 10% कम पैसा मिलने वाला थी, हमारे लॉस हुआ ना, कि जब भी हम डिबेंचर इशू करते हैं डिस्काउंट पे तो एक तरह से हम पैसा कम ले रहे हैं और ये लॉस है। और लॉस कहां लिखाता है, डेबिट में, तो यहां पे नाम आएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। और डिबेंचर का नाम क्या था, 8% डिबेंचर। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम रिडीम भी कर रहे हैं 5% के प्रीमियम पे। अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले कि जब हम रिडीम करते हैं प्रीमियम पे, इसका मतलब क्या होता है, हम बढ़ाकर आगे चल के पे करेंगे फ्यूचर में। तो एक तरह से हम ये प्रॉमिस कर रहे हैं अपने डिबेंचर होल्डर को कि हम तुम्हें आगे चल के 5% बढ़ाकर पे करेंगे। जो डिबेंचर 100 रुपए का है, आगे चल के हम फ्यूचर में तुम्हें उस 100 रुपए का 5%, दैट इज 5 रुपीज, तो हम 5 रुपए एक्स्ट्रा देंगे आगे चल के, जो फॉर्म के लिए फॉर पर्टिकुलर करंट मूवमेंट पे क्या है, वो भी लॉस है। तो यहां पे और आएगा लॉस, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कि हम जब डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो हम अपना एक्स्ट्रा एडिशनल और लॉस करा रहे हैं फ्यूचर के नाम पे। ये लॉस आगे चल के होने वाला है, ये लॉस तो अभी हो रहा है डिबेंचर देते वक्त। और एक चीज, ये जो लॉस फ्यूचर में होने वाला है अभी तो हुआ नहीं है, तो अभी क्या होगा, अभी हम इसके लिए अपने पास क्या बना लेंगे, प्रीमियम। मतलब कहने का है कि जो लॉस हमारे लिए आगे चल के होने वाला है, हम उतने तक के लिए अभी, प्रोविजन भी बहुत जगह लिखा होता है, प्रीमियम भी कह सकते हैं, कि हम क्या करेंगे अपने पास यहाँ पे प्रीमियम बना लेंगे किस चीज के लिए, फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, जो कि लायबिलिटी हमारे लिए होता है। अब ये पूरा में जो एंट्री लिखा रहा है इसको दोबारा समझते हैं। यहां पे हो ये रहा है ना कि एक तरफ तो हम पेमेंट करेंगे अपने क्रेडिटर को, तो ऊपर आ गया डेबिट में, दूसरी तरफ हम पेमेंट एक्चुअली कर भी रहे हैं बैंक के थ्रू, तो जब एसेट्स घटेगा तो नीचे लिखाएगा। उसके बाद हम डिबेंचर दे रहे हैं, तो जब भी डिबेंचर देते हैं तो नीचे आएगा 8% डिबेंचर। लॉस हमें हो रहा है डिबेंचर इशू करते वक्त, जिसको हम डिस्काउंट कह रहे हैं, वो यहां पे डेबिट में आ गया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ये लाइन जो लिखा है रिडीम एट 5% प्रीमियम, अगर ये नहीं लिखा होता ना तो हम ये दो चीज नहीं लिखे होते हैं, बट जस्ट बिकॉज हम मेंशन है कि हम रिडीम करेंगे प्रीमियम पे, तो जो चीज फ्यूचर में लॉस होगा हम उसको पहले से यहाँ पे लिख कर दिखाएंगे, प्लस उतने ही अमाउंट का प्रोविजन या प्रीमियम बनाकर चलेंगे जो हमें फ्यूचर में काम आएगा रिडीम करते वक्त। अब ये तो हुआ नाम पता, इसके अमाउंट कैसे दिखाएंगे, क्योंकि ये तो देखने बड़ा सिंपल लगता है बट इतना आसान है नहीं। तो अब मेन चीज क्या है ना, हम डिबेंचर दे कितना रहे हैं, 30,000। एक डिबेंचर कितने रुपए का है, 100 रुपए का, तो 30,000 इंटू 100, तो हमारे पास से जो डिबेंचर जा रहा है वो जा रहा है 30 लाख रुपीस तक का। यहां तक ठीक है, 30 लाख हो गया। और प्रीमियम की बात करें तो 5% था, मतलब उस 30,000 डिबेंचर पे 5 रुपीस का हमारा क्या है प्रीमियम, जो कितना बनेगा 1,50,000। उसके अलावा ये जो लॉस था जो कि आगे चल के होगा फ्यूचर में, तो ये सेम 30,000 पे जो लॉस है फ्यूचर के तौर पे वो भी 5 रुपीस का ही है, तो 150 आएगा। अब जो हमने एक्चुअल डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट में कितने का दिया है, 10% का रिडीम करते वक्त 30,000 पे हमने डिस्काउंट दिया है 10 रुपीस का, 100 रुपए का 10% 10 रुपीस होता है, तो 3 लाख आएगा। अब जो ये पूरा मैंने लिखा पेमेंट हमने किया 5 लाख का, ये तो पहले से लिखा था। अब ये जो मैंने अमाउंट लिखा है इसमें जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगा इनका, किसका, गिनी लिमिटेड का, वो कैलकुलेट करते हैं। 5 लाख, 35 लाख, 36 लाख 50,000, 32 लाख आएगा, 32 लाख। तो मतलब एक्चुअली गिन्नी लिमिटेड को फर्म 32 लाख आगे चल के पे करने वाला है,
तो जो गिन्नी लिमिटेड का अमाउंट आया कितना आया 32 लाख आया। अब देख सकते हैं कि इसका अमाउंट हमने नीचे से निकाला है, मतलब नीचे कैलकुलेट किया है। एक चीज और भी है इसमें, अगर देखा जाए 40 लाख, 6.5 लाख, 32 लाख, ये कितना होता है 38 लाख 50,000। यहाँ 40 लाख है तो ये तो अनबैलेंस हो गया। जितना डेबिट लिखा है 40 लाख और जितना क्रेडिट लिखा है 38 लाख 50,000 तो अनबैलेंस है, इसको भी बैलेंस करना होता है। और याद रखना है, मैंने बताया था शेयर वाले लेक्चर में कि जब भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को एक्वायर करते वक्त जो बैलेंस आता है, गैप आता है, उस गैप को फिलअप करते हैं। अगर नीचे बैलेंस आएगा तो उसके लिए नाम क्या होता है कैपिटल रिजर्व। यही बैलेंस ऊपर गया होता तो वो क्या कहलाता गुडविल। ये कितने से हमारा आएगा 1,50,000। अब टैली कर लेते हैं 6.5 लाख, 1.5 लाख, 8 लाख हो जाएगा, 32 लाख, 40 लाख, 40 लाख। अब टैली कर रहा है। ये जो लाइन ड्रॉ की है इस तरह से, ऐसे एग्जाम मत करके आ जाना। ये एक्चुअली यहाँ पे लिखना होता है नरेशन, या तो लिखना है या लाइन ड्रॉ मत कर देना। इसमें लिख सकते हैं क्या चीज, ये एंट्री हमारा एक्चुअली एसेट्स को और लायबिलिटीज को एक्वायर करते वक्त एंट्री है, या एक तरह से परचेज कंसिडरेशन का एंट्री है। और ये जो एंट्री नीचे वाला है इसमें हमने डिबेंचर को परचेज कंसिडरेशन के तौर पे डिबेंचर को इशू किया, उसका एंट्री है। अब ये सवाल 3 नंबर का है, ठीक है, बोर्ड में एग्जाम में ये सैंपल पर सवाल है। एग्जैक्ट जो बच्चा ये 2 एंट्री बनाया उसको 3 मार्क्स फुल मिलता है। इतना सिंपल सवाल है। बस हाँ फर्क इतना है कि ये रटना नहीं है, और जिस सीक्वेंस में जिस तरह बताए हैं, मतलब एक प्रॉपर सिस्टमैटिक ऑर्डर में, मतलब मैंने रैंडमली सिर्फ लगातार लिखा नहीं एंट्री कि हाँ एंट्री लिखवा दे अमाउंट भर दे से नहीं, इसमें सब कुछ वेल कनेक्टेड है। इसमें एक एक जो नाम है, डेबिट में 3 नाम आया है, क्रेडिट में 3 नाम आया है, यहाँ भी क्रेडिट में 3 नाम आ रहा है एंड डेबिट में 1 नाम आ रहा है। तो एक एक नाम क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है और कब कैसे आ रहा है तो लिखना होता है प्रॉपर वे में, लगातार कोई रट नहीं सकता। एंड जो पैटर्न है, क्या पैटर्न था, परचेज के टाइम पे एसेट्स आएगा तो डेबिट में लायबिलिटीज नीचे लिखाता है, देन आफ्टर जो परचेज कंसीडर अमाउंट है वो यहां लिखाता है, और इन केस अगर स्टिल बैलेंस रह जाता है तो नीचे बैलेंस तो कैपिटल रिजर्व, ऊपर बैलेंस तो गुडविल। सेम टाइप का सवाल यहां मैंने लिखा हुआ है, एक बार इसको भी देखते हैं, एक लेवल तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। जहां स्पेस कम है हम इसका आंसर वहां लिखते हैं, ठीक है, इसका आंसर यहां पे। पहले सवाल क्या है, हमने महेश लिमिटेड से एक सवाल पहले है कहां था 2024 के पीवाईक्यू का है, बोर्ड एग्जाम का है। प्लांट मशीनरी परचेज किया है 4.5 लाख का, और किन से परचेज किया है, ईसा लिमिटेड से, और हमने ऑन द स्पॉट 50,000 पे कर दिया चेक, एंड बाकी हमने डिबेंचर दिया है 100 रुपए का 10% डिस्काउंट पे। इस बार रिडम्पशन कंडीशन नहीं दिया है, यहां दिया था ना, बट यहां पे तो है नहीं। तो अगर यहां पे नहीं है तो जो इतना बड़ा एंट्री था ये छोटा एंट्री रहेगा। दिखाते हैं कैसे। पहली बात, हमने प्लांट मशीनरी परचेज किया है, तो प्लांट मशीनरी भी हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। तो वही सेम चीज जब हम एसेट्स परचेज करते हैं, चलो यहां पे सॉल्व करते हैं। अच्छा तो एंट्री क्या हो जाएगा, पहला हमारे पास प्लांट मशीनरी आ रहा है, तो प्लांट मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू किन से परचेज कर रहे हैं, ईसा लिमिटेड, हमारे क्रेडिटर्स हैं तो ये भी नीचे आएंगे ईसा लिमिटेड। जिस तरह यहाँ पे गिन लिमिटेड आया था एज ए क्रेडिटर के तौर पे, परचेज कंसीडरेशन तौर पे, बस यहाँ पे भी आया हुआ है, सेम चीज है एंड सेम तरह हो रहा है। हाँ फर्क इतना है कि इस बार यहाँ पे लायबिलिटी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एक एसेट दिया है प्लांट मशीनरी के नाम पे। दूसरी चीज, अभी इसमें हो सकता है कैपिटल रिजर्व या गुडविल फिर से आ जाए, तो देखते हैं। एंड हमें अमाउंट किसका कितना दिया हुआ है, हमने प्लांट मशीनरी परचेज किया है 4,50,000 का। अब हो ये रहा है कि हम इंसा लिमिटेड को कैसे पेमेंट कर रहे हैं, हम उनको डिबेंचर दे रहे हैं, और डिबेंचर दे किस पे रहे हैं, डिस्काउंट पे। और जब भी डिस्काउंट पे देते हैं तो वो हमारा लॉस होता है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट में आता है फिर से, तो यहां पे आएगा डिस्काउंट ऑन, नाम क्या है 6% डिबेंचर, इशू ऑफ 6% डिबेंचर,
और हम दे जब भी रहे डिबेंचर, तो जैसे यहां पे था कि जब भी डिबेंचर देंगे तो नीचे लिखा आता है, दो चीजें, डिबेंचर देने के टाइम पे नीचे लिखा आता है, जब भी शेयर्स देंगे तो वो भी नीचे लिखा आता है, क्योंकि सब लायबिलिटीज हैं। फर्म लायबिलिटी क्रिएट करके पैसा रेज कर रहा है, तो लायबिलिटी जब भी क्रिएट होता है तो नीचे लिखा आता है। तो यहाँ पे डिबेंचर दे रहे हैं तो 2 6% डिबेंचर। अब एक दिक्कत है, दिक्कत यहाँ पे ये है ना, अच्छा यहाँ एक चीज और भी है, यहाँ में पेमेंट भी किया है, कितना पेमेंट किया है 50,000। तो जैसे यहाँ था पेमेंट 5 लाख था तो टू बैंक लिखाया था, यहाँ भी आएगा टू बैंक, कितना आएगा 50,000। ये रब कर दे, जिस नाम का नहीं। अब ध्यान देना है, यहाँ पे हमने पेमेंट किया है 50,000, ठीक। अब दिक्कत यह है ना कि यहाँ तो कम से कम बता दिया था कि नंबर ऑफ डिबेंचर है कितना 30,000, यहाँ तो लिखा भी नहीं है कि कितना डिबेंचर दिया जा रहा है, नंबर ऑफ डिबेंचर नॉट मेंशन। तो याद रखना है कि जब भी डिबेंचर मेंशन नहीं होता है तो ऐसे केस में हमको अलग से नंबर ऑफ डिबेंचर निकालना होता है, नंबर ऑफ डिबेंचर। और ये कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला होता है जितना परचेज कंसिडरेशन है उस पर्टिकुलर वेंडर को जिनसे हम खरीद रहे हैं या क्रेडिट भी कह सकते हैं, अपॉन जितना उस डिबेंचर का वैल्यू है। अगर क्वेश्चन प्रीमियम पे है, अगर पार पे है तो ठीक, डिस्काउंट पे है तो माइनस करने के बाद, प्रीमियम पे है तो प्लस करने के बाद, ये चीज हमको नीचे पुट करना होता है। तो जैसे यहां देखेंगे अगर, तो यहां तो मैं परचेज कंसिडरेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो एक तो हमको यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर भी नहीं दिया हुआ है एंड पीसी भी नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे केस में अब हम यहाँ पे डायरेक्टली ये जो 4.5 लाख का हमारा था यहाँ लिख सकते हैं कि जो पीसी का फिगर है, पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन, कि हमें इंसा लिमिटेड को कितना पे करना है उस प्लांट मशीन को परचेज करते टाइम, तो कितना है 4.5 लाख। तो 4.5 लाख का हमारा ये था पीसी वैल्यू, डिबेंचर का ऑफिशियल रेट फेस वैल्यू 100 रुपया था एंड डिस्काउंट था 10 रुपीज, और डिस्काउंट तक माइनस करना है। जब इसको सॉल्व करते हैं ये कितना आएगा 4.5 लाख अपॉन 90, इसको सॉल्व किए ये हमारा आएगा 50,000। ये जो 50,000 आ रहा है 50,000, ये हमारा डिबेंचर का क्वांटिटी है कि ये हिडन था, निकालना होता है इस तरीके से। ये चीज मैंने वहां बताया हुआ है, शेयर से पढ़ाया था ना, तो सेम चीज वहां पे है कि अगर पीसी का फिगर नहीं दिया हुआ है या फिर नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया है परचेज कंसिडरेशन दौरान, तो निकालते कैसे हैं, इन केस ऑफ डिस्काउंट, इन केस ऑफ प्रीमियम, इन केस ऑफ पार, तीनों बताया हुआ है। पार का तो सेम होता है लेकिन प्रीमियम डिस्काउंट में निकालना होता है, तो इस तरह निकालते हैं। तो ये 50,000 जो निकला इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करना है इस तरह कि हमने 50,000 डिबेंचर दिया हुआ है 100 रुपीज का, जो यहाँ 30,000 बना बनाया दिया था यहाँ पे निकालना पड़ा, जो कितना हो जाएगा 5 लाख, ठीक। उसी 50,000 डिबेंचर पे हमने 10 रुपीज का डिस्काउंट दिया है, जो कि आएगा ये 50 आएगा ना, हाँ यहाँ पे एक मिनट सॉरी नहीं 5 लाख आएगा, सही था। और हमने उसी 50,000 पे 10 रुपीज का क्या दिया हुआ है डिस्काउंट, 10 रुपीज ना, 4060 हो जाएगा, नहीं ये 50 लाख आएगा। एक मिनट 4.5 लाख है कितना ही है, 50 उन्होंने पे कर दिया। अच्छा एक गड़बड़ हो गया, सॉरी गड़बड़ ये हो गया ना कि हमने एक्चुअली आउट ऑफ 4,50,000 हमने पे कर दिया है 50,000, जब हमने डिबेंचर जितना हमको देना था परचेज कंसिडरेशन उसमें से इतना अगर पे हो चुका है ना, तो हमारा जो अमाउंट है वो थोड़ा घट चुका है, और कितना रह चुका है से वो, एक मिनट यहाँ एक चीज गड़बड़ हो रहा है। मैंने भी जस्ट मैच किया है, उससे एक छोटा सा एरर हो गया था, वो ये था कि क्वेश्चन में 20% दिया था,
और इसी भी गड़बड़ हुआ। एंड दूसरी चीज, ये जो कैलकुलेशन किया मैंने ये भी गलत था, हालांकि इसमें एक जो एक्स्ट्रा था। खैर वापस सॉल्यूशन पे आते हैं। तो दिक्कत ये हो गया था ना, 4.5 लाख में से 50,000 पे हो गया, बचा कितना 4 लाख, ठीक है। और डिस्काउंट था 20 रुपए का, तो कितना बचा 80। एंड अब जब इसको सॉल्व करेंगे ये हमारा आएगा 5000 यूनिट कि नंबर ऑफ डिबेंचर हमने कितना दिया हुआ है 5000, जो मैंने 50,000 लिखा था वो एक्चुअली 5000 था, एक जीरो गलती से एक्स्ट्रा लिखा गया था। अब ये कितना आएगा 50,000, इतना हमने पे किया, डिबेंचर हमारा 5 लाख का गया, डिस्काउंट हमने दिया है कितने का 50,000 का, इतना आएगा 5,000 इंटू 10 50,000, 5,000 इंटू 100 कितना आएगा, नहीं डिस्काउंट 20 का था ना, वही गलती हो रहा है, डिस्काउंट 20 रुपीज का था, तो ये आएगा 1 लाख, कितना आएगा 1 लाख। एक्चुअली दिक्कत क्या है ना, वो जो कैलकुलेशन होता है ना बहुत बार ध्यान देना होता है अमाउंट्स को। तो 5 लाख 50,000 1 लाख एंड बाय डिफॉल्ट ये कितना आ गया 4.5 लाख, जो कि पहले से यहाँ लिखा हुआ था, ठीक है। अब ये जो सवाल था ना इसमें मैंने कंपेयर टू दिस और अलग कुछ नहीं किया है वही चीज, बस फर्क इतना है कि इसमें सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा जुड़ा था, दैट इज रिडीम करना है प्रीमियम पे, जो कि यहाँ पे नहीं कहा था। अगर कहेगा तो सिर्फ ये दो जो नाम है एक्स्ट्रा जुड़ा है, अगर यहां भी कहा होता ना तो इस सेकेंड एंट्री में हम वो चीज जोड़े होते हैं, इसके अलावा कुछ अलग नहीं है। परचेज कंसिडरेशन शेयर्स का और डिवेंचर का दोनों सेम है, सिर्फ नाम का फर्क है, यही सेम चीज। अगर यही सेम सवाल हमें सिर्फ करना क्या है, यहां पे लिखना है शेयर्स, बाकी सब कुछ एज इट इज। तो जो मैंने सॉल्व किया डिट्टो सेम रहेगा। हाँ सिर्फ एक चीज है कि शेयर्स वाले सवाल के जो क्वेश्चन होते हैं परचेज कंसिडरेशन के, उसमें हमें डिस्काउंट केस नहीं देगा एग्जाम में, वहां से प्रीमियम देगा, बट जो अप्रोच हम लगा रहे हैं क्वेश्चन लगाते वक्त वो सेम है, तो ये ध्यान देना है। अब परचेज कंसिडरेशन का या किसी भी और टॉपिक का सवाल हम आगे और लगवाएंगे समय निकाल के। अब मूव ऑन करते हैं जो हमारा मेन, जो ये टर्म आके कंफ्यूज कर रहा है बच्चों को कि हम डिबेंचर इशू भी कर रहे हैं, रिडेम्पशन कंडीशन को कंसीडर करने के बाद, तो ये दोनों का एक्चुअली मेन कॉन्सेप्ट क्या है इस पे बात करते हैं। ये तो सवाल 3 मार्क्स के मोस्ट एग्जाम में आता है, अब जो बताने जा रहा है वो 6 मार्क्स का आता है, उस पे ध्यान देना उनको। तो अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा ना ये एक्चुअली डिबेंचर की बहुत बेसिक बातें थी, अब जो बताने जा रहा है बहुत मेन है। और जो इसके पहले जो एरर हुआ था वो ऐसा नहीं, बहुत होता है कभी कभी कैलकुलेशन करते वक्त माइंड में कुछ और चलता है तो वो एरर आ जाता है, तो वो गलती हो सकता है। अब तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए होता क्या है ना, डिबेंचर को अगर हम इशू कर रहे हैं नॉर्मल तरीके से तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं। डिबेंचर कैन बी इशूड आइदर एट पार और एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, ठीक है। एंड एक बात और भी है, डिबेंचर का जो इशू करने टाइम पैसा मांगते हैं उसको हम कहते हैं फेस वैल्यू, मतलब जितना भी हम पैसा मांग रहे होते हैं वो होता है फेस। और मोस्टली क्या होता है, फेस वैल्यू हम अगर एक बार मांग रहे हैं, पार्ट वाइज मांग रहे हैं, तो जो मैंने पढ़ाया था शेयर्स में सेम है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल इस तरह चलेगा। लेकिन अगर हम उसके पैसे को पूरा मांग रहे हैं एक बार में तो उसको हम नाम देते हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये हम नाम एक साथ लिखते हैं जब भी हम फेस वैल्यू को एज अ होल मांगते हैं। अब मेन सवाल क्या है, डिबेंचर को इशू किया जा सकता है 3 तरह से, दैट इज पार प्रीमियम एंड डिस्काउंट। लेकिन क्या हो अगर इसमें जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए, रिडेम्पशन का कंडीशन। अभी जो रिडेम्पशन कंडीशन है ना इसमें होता क्या है, आमतौर पे होता है ना कि हम पहले से ही प्रॉमिस करने जा रहे हैं अपने डिबेंचर होल्डर्स को कि आप मुझे अभी पैसा दो इशू के टाइम पे, और फर्म प्रॉमिस करता है कि इतना आपको हम देंगे आगे चल के फ्यूचर में। अब कॉमन सेंस, अगर मैंने अभी उनसे कह दिया इसी वक्त कि आप मुझे अभी 100 रुपए दो, आपको हम आगे चल के फ्यूचर में 90 रुपए देंगे, तो वो क्या मुझे 100 रुपए भी देंगे? बिल्कुल नहीं। तो मतलब हम ये कोशिश करते हैं कि जब भी हम इशू करें डिबेंचर को
तो हमेशा उनको ये कह दे कि आपको या तो इतना ही देंगे दैट इज 100 रुपया या बढ़ा कर देंगे। तो इसीलिए डिबेंचर को जब हम रिडीम करते हैं, क्या करते हैं, रिडीम। तो रिडीम दो ही तरह हो सकता है, आइदर एट पार और आइदर एट प्रीमियम। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं, इसके अलावा कोई तीसरा पॉसिबिलिटीज नहीं है। अब यहां बनता है कॉम्बिनेशन कि फर्म इशू करे पार पे, रिडीम करे पार पे, इशू करे पार पे, रिडीम करे प्रीमियम पे। अभी सब मतलब क्या निकल रहा है, कंफ्यूजन हो रहा होगा, बताते हैं। हमारे पास टोटल 6 केस हैं। केस नंबर 1 कि मतलब फर्म इशू करेगा पार पे और रिडीम भी करेगा पार पे, मतलब कि हम 100 रुपया लेंगे और 100 रुपया रिटर्न कर देंगे आगे चल के फ्यूचर में। ध्यान देने की बात क्या है कि हम मान के चल रहे हैं यहाँ जो फेस वैल्यू डिबेंचर का वो 100 रुपया है। तो अगर 100 रुपीज का डिबेंचर हमारे पास है तो हमने क्या किया, पार पे इशू किया, मतलब 100 रुपीज का डिबेंचर 100 ही मांग रहे हैं, ज्यादा घटा बढ़ा के नहीं मांग रहे हैं, और आगे चल के 100 रुपया देने का प्रॉमिस भी कर रहे हैं। तो ये पहला केस जो बहुत सिंपल केस होता है। केस 2, हमने इशू किया प्रीमियम पे और रिडीम भी किया पार पे। अब इसका मतलब क्या होता है, प्रीमियम पे इशू करने का मतलब होता है कि फेस वैल्यू जो है किस चीज का, डिबेंचर का, मान लेते हैं डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपया था, ठीक है। तो हमने क्या किया, जितने का डिबेंचर था हमने एक तरह से 100 रुपए में ही इशू किया और 100 में वापस देने का प्रॉमिस किया। लेकिन अब मैंने क्या बता दिया, इशू प्रीमियम पे कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम इशू कर रहे हैं हम 100 रुपए के डिबेंचर के बदले उनसे पैसा बढ़ाकर मांग रहे हैं, मान लेते हैं 110। तो इसको बोलते हैं प्रीमियम पे इशू करना, मतलब एक्स्ट्रा पैसा मांगना। ये कब होता है, जब किसी फर्म का ब्रांड वैल्यू, गुडविल, इमेज मार्केट में अच्छा होता है ना, तो वो फर्म उस सिचुएशन का फायदा उठाकर सामने वाले पर्सन से बढ़ाकर मांगते हैं। भाई आप, मेरा गुडविल अच्छा है, आप मांगने आ रहे हो मेरे फर्म के डिबेंचर को, फर्म की डिबेंचर को, तो आप बढ़ाकर दीजिए, और लोग देते भी है। तो इसीलिए डिबेंचर 100 रुपए का और लोग बढ़ाकर अगर दे रहे हैं या कंपनी बढ़ाकर मांग रहा है, दैट इज प्रीमियम कंडीशन। लेकिन पार पे फर्म रीपे करेगा, इसका मतलब फर्म खुद बढ़ा कर ले रहा है लेकिन देगा उतने रुपए जितना फेस वैल्यू था। ये एक केस हो गया। केस नंबर 3, इसमें क्या होता है, हमने इशू किया डिस्काउंट पे एंड जब रिडीम करने बारी आएगी तो हम पार पे ही रिडीम करेंगे। इसका मतलब फेस वैल्यू 100 रुपए का है, हमने डिबेंचर दिया 90 रुपए में, तो इसमें फर्म अपना खुद का नुकसान करा रहा है, ठीक है। और रिडीम पार मतलब क्या होता है कि वो 100 रुपए में वापस रीपे करेगा। अब ये तो सिचुएशन हो गया ना, 3 सिचुएशन, ये तीनों में क्या था, रिडीम किस पे हो रहा है, पार पे या पार पे। अब यहां पता है मजे की बात क्या है, इशू करने के लिए हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वी कैन इशू डिबेंचर आइदर एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। लेकिन अगर रिडीम पार पे, क्या रिडीम मतलब रीपेमेंट करना पार पे हो रहा है, तो ये लिखा रहे या ना लिखा रहे इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है एंट्री पे। दोबारा कह दे रहा है, डिबेंचर को इशू करना आइदर एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। रिडीम पार पे लिखा है इन तीनों केसेस में तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एंट्री पे, वो लिखा भी है तो भी उसको इग्नोर करना होता है। अभी एंट्री दिखाते हैं, चलो एंट्री देख लेते हैं। अगर हम बात करें पहले एंट्री का, एग्जांपल लेते हैं कि हमने 10,000 यूनिट डिबेंचर इशू किया, उसका नाम क्या है 8% डिबेंचर। तो ऐसे केस में एंट्रीज कैसे क्या बनेंगी तो देखते हैं। पहले बात करते हैं केस 1 एंट्री का। केस 1 एंट्री, तो जब भी हम डिबेंचर इशू करते हैं ना, हमारे पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तो फर्स्ट एंट्री क्या बनता है,
पैसा आ रहा है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड। ये पैसा किस बात का आ रहा है, हमने उस 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के नाम पे पैसा मांगा है लोगों से, तो ये पहला एंट्री था। दूसरी चीज, इसी पैसे को पाने के बाद हमारा काम क्या है, ये हम बता रहे हैं कौन सा केस, केस नंबर 1 पहला वाला, कि हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं पार पे। और मैंने पहले ही कहा कि जब रिडीम भी पार पे है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, हमको रिडीम पार इग्नोर करना होता है, सिर्फ हमको इशू हो रहा है पार पे, उसका एंट्री पास करना है। और एंट्री क्या होता है, पहला पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और ये जो मैंने सवाल किया है कि डिबेंचर्स 10,000 इशू हो रहा है, नाम है 8% डिबेंचर, उसका फेस वैल्यू है 100 रुपया, एंड मैंने रुपीस ले लिया, हम चाहते तो उसको परसेंटेज भी कह सकते हैं, अभी दिखाते हैं कैसे। फिर इसी पैसे को पाने के बाद हमें इसको ट्रांसफर करना होता है उनको डिबेंचर देकर, और ये कैसे होता है, 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जो यहाँ पे क्रेडिट में था वो अपोजिट आ जाएगा कैंसिल करने के लिए, डेबिटेड टू, हम दे क्या रहे हैं, ऑफिशियली 8% डिबेंचर दे रहे हैं। ये हमारा एंट्री बन गया केस 1 का। अमाउंट कैसे लिखेंगे, हमने 10,000 डिबेंचर दिया है, कितने रुपए का, 100 रुपीज का। बहुत अमाउंट बड़ा चला जाएगा, छोटा अमाउंट कर देते हैं हम, इसको 1000 कर देते हैं, तो ये कैलकुलेशन बहुत लंबा ना जाए। तो ये हमारा कितना आएगा, 1 लाख आएगा, और वही 1 लाख रुपीस हमको डिबेंचर के तौर पे ट्रांसफर कर देना है। ये सिंपल एंट्री है कब, जब हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं पार पे, 2 एंट्री बनता है। एग्जाम में दोबारा ध्यान सुनना है, टोटल 6 केस है, अभी केस 1 की बात कर रहे हैं सिर्फ। 6 केस में से जो पहला केस था जो एग्जाम में नहीं आता है क्योंकि बहुत सिंपल होता है, तो पहले केस में क्या है, हम इशू कर रहे हैं पार पे, रिडीम कर रहे हैं पार पे। मैंने पहले ही कहा रिडम्पशन पार पे जो भी आएगा तो इसका देना और न देना एक बराबर था, तो उसको इग्नोर करना है। तो हमें फोकस कहाँ करना है, सिर्फ हमने इशू किया पार पे, उसका एंट्री पास करना है। और जब हम पैसा मांगते हैं एक बार में पार पे इशू करते वक्त 2 एंट्री बनता है, पहला एंट्री बैंक टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिटेड टू 8% डिबेंचर। अच्छा, अब आते हैं केस 2 पे, इसको नोट करना है। अब उसमें एडिटिंग करेंगे बिकॉज जितने भी केस बताने जा रहे हैं ना बहुत अलग नहीं है, बस कुछ चीजें ऐड ऑन हो जाएंगे थोड़ा सा भी। केस 2 में क्या हमारे लिए खास है, अब हम इशू कर रहे हैं किस पे, प्रीमियम पे, मतलब कि फर्म जो है वो पैसा बढ़ा कर मांग रहा है। दोबारा कह रहे हैं डिबेंचर को रिडीम करना पार पे हमें इग्नोर करना है, तो हमें सिर्फ फोकस करना है कि अगर डिबेंचर इशू किया गया प्रीमियम पे तो एंट्री क्या होता है। तो पहली बार पैसा फिर से आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट सेम रहेगा। लेकिन इस बार हमें जो पैसा आ रहा है 100 नहीं मिल रहा है, कितना पैसा मिल रहा है 110, तो कितना हो जाएगा हमारा 1,10,000। दूसरी बात, हम 1,10,000 का 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर देकर, लेकिन यहां पे डिबेंचर इशू हुआ है किस पे, यहां पे डिबेंचर इशू हुआ है प्रीमियम पे इशू हुआ है। ऐसे केस में एक नया नाम क्रिएट होगा क्रेडिट साइड में, नाम क्या है उसका, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब इन सबका अमाउंट कैसे लिखाएगा, डिबेंचर 1,000 है, फेस वैल्यू 100 रुपए है, डिबेंचर 1,000 है, और उस 1,000 में जितना रुपए हम एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, फेस वैल्यू 100 रुपए का मांग रहे 110 रुपए का, तो जो एक्स्ट्रा 10 रुपीस मांग रहे हैं उसको हम बोलते हैं प्रीमियम, जो कि कितना हो जाएगा हमारा 10,000। अब देख सकते हैं केस 1 और केस 2 में क्या फर्क हुआ, सिर्फ एक नया नाम आ गया जब भी हम प्रीमियम पे इशू करते हैं। ठीक है, देख लीजिए। अब आते हैं केस 3 पे। केस 3 में क्या हो रहा है, हम इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, इशू डिस्काउंट पे कर रहे हैं तो भी क्या दिक्कत है। हमारे पास 100 का डिबेंचर 90 में इशू किए हैं, तो हमारे पास 90 रुपीस आएगा कम से कम, तो हमारे पास कितना पैसा आ रहा है, एंट्री सेम रहेगा, सिर्फ अमाउंट बदलेगा।
उसके बाद डिबेंचर जो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट था वो 90,000 आ रहा है, ठीक है। एंड इसमें अब चीज बदलेगी, क्या बदलेगा, इस बार यहां पे ये हो रहा है ना कि लॉस हो रहा है, डिवेंचर को इशू किए डिस्काउंट पे, तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, लॉस। और वो जो 10 रुपीज हमें कम मिला, लॉस हुआ, यहां लिखना होता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 8% डिवेंचर, और हम दे क्या रहे हैं 8% डिवेंचर। तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम नीचे लिखाया था प्रीमियम के केस में, इस बार डिस्काउंट पे था, तो जो डिस्काउंट वर्ड है वो ऊपर आ गया। अब अमाउंट कैसे लिखेंगे इसका हम लोग, उस 1000 पे हमने डिस्काउंट दिया है 10 रुपीज का, हाँ 10,000 आएगा, और उसी 1000 पे हमारा डिवेंचर गया है 100 रुपए का, जो कि हो जाएगा 1 लाख। तो देख सकते हैं केस 3 जो हमारा था वो और सिंपल है, बस डिस्काउंट पे इशू हो रहा था तो इसलिए यहाँ पे हमारा नाम नीचे जुड़ गया। याद क्या करना है, जब पार पे था तो ये जो मैंने लिखा डिस्काउंट वो नहीं था, जब प्रीमियम पे था तो नीचे एसपीआर आ गया, जब डिस्काउंट पे था तो नीचे एसपीआर हटा देना है, डेबिट में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आ जाएगा। और नोटिस क्या तुम लोगों ने किया होगा सबने, जब रिडीम पार पे कह रहा था तो मैंने इन सबको इग्नोर किया, उसका कोई मेजर इंपैक्ट यहां पे नहीं आया। अच्छा एक चीज और, अब आते हैं केस 4। अभी तक मैंने रिडीम पार पे कहा था जिसको मैंने इग्नोर प्रॉपर्ली किया, लेकिन क्या वो अगर रिडीम प्रीमियम पे लिखा रहा है, जो कि इसके पहले जो सवाल था परचेज कंसीडरेशन वहां लिखा था प्रीमियम रिडीम कराना, तो अगर हम एक केस की बात करें केस नंबर 4, और उस केस नंबर 4 में हम कौन सा केस लेंगे हम लोग, ध्यान देना है, इशू हो रहा है डिस्काउंट पे वही 90 रुपीज, एंड रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे कितना 105। अब हम 105 लिखें या 5% लिखें उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब मेन चीज क्या है ना, रिडीम प्रीमियम, इस बार क्या पार नहीं लिखा है, इस बार रिडीम प्रीमियम लिखा है, मतलब कि आगे चल के फ्यूचर में हम एक्स्ट्रा पे करेंगे, मेंशन हो गया कि 5 रुपए हम बढ़ाकर पे करेंगे। ऐसे केस में अब इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ध्यान देना है कि डिस्काउंट दिया ही हुआ है कि 90 रुपए पे हम इशू कर रहे हैं, तो ये जो एंट्री हमारा था डिस्काउंट पे इशू करने का तो सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। बस इसमें ये जो इसके पहले मैंने ऊपर इग्नोर किया था, इस बार रिडीम प्रीमियम पे ना 5 रुपए एक्स्ट्रा पे करना होगा फ्यूचर में ना, तो आपको इसको ड्यू कंसीडर करना पड़ेगा एंट्री के दौरान, एंट्री के बीच में। कैसे दिखाते हैं, यहां पे इस बार क्या हो रहा है, पहली चीज तो ये डिवेंचर हमने पैसा रिसीव किया 90 रुपया, और उस पैसे को हमको ट्रांसफर करना डिवेंचर देकर, तो टू 8% डिवेंचर, इसका अमाउंट कितना था 1000 पे 100 रुपया, जो कि हो जाएगा 1 लाख। अब मेन बात क्या है ना कि हम इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे, इसका मतलब क्या होता है कि हम आगे चल के फ्यूचर में 5 रुपए एक्स्ट्रा देने का प्रॉमिस कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए फॉर इंस्टेंट अभी के लिए क्या है लॉस, और यहां लिखा है इसीलिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, कि हमने डिवेंचर को लॉस में इशू करने का अपना कंडीशन क्रिएट करा दिया, और उसी फ्यूचर लॉस को हम अभी के लिए क्या करेंगे, उसके लिए प्रीमियम बना लेंगे। प्रीमियम कह रहे हैं, प्रोविजन कह सकते हैं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, कि हमने डिवेंचर के लिए अपने पास क्या बना लिया प्रीमियम, कितने का बनाया है उस 1000 पे 5 रुपीज का, 1000 पे 5 रुपीज का, जो कितना आएगा 5000। ये हमारा केस 4 है। ओके, तो ये तो केस 4 हो गया। अब देख सकते हैं केस 4 और केस 3 में क्या फर्क था, यहां भी इशू डिस्काउंट पे था, यहां भी इशू डिस्काउंट पे है, मैंने सेम अमाउंट पे लिया है,
बस फर्क इतना है, यहाँ पे रिडीम पार लिखा है, यहाँ रिडीम प्रीमियम लिखा है। एग्जाम में प्रॉपर लिख कर आता है, ऐसे लिखा होता है इस तरीके से कि 1000 डिबेंचर 1008% डिबेंचर ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपीज इज बीइंग इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ये जो 90 लिखा है ना, ये दिखाता क्या है, ये एज अ 10% डिस्काउंट को रिप्रेजेंट करता है। एंड रिडीम एट पार ऐसे लिखा रहेगा, या फिर 1000 डिबेंचर is being issued with a face value 100 rupees issued at 10% discount and will be redeemed at 5% premium। तो अगर इस तरफ प्रीमियम पे रिडीम करने की बात कहेगा तो वहां पे हमें सिर्फ ये दो नाम को एक्स्ट्रा जोड़ना होता है, क्योंकि फ्यूचर लॉस एंड उस फ्यूचर लॉस के लिए हम प्रोविजन बना के चलते हैं। ये सब पता क्यों हो रहा है, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी में अगर याद होगा एक प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म एंड प्रूडेंस, जिसमें क्या होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉसेस को हमें पहले से कंसीडर करके उसको रिकॉर्ड में ले लेना होता है और अपने अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग प्रोविजन बनाकर आगे काम करना होता है। अच्छा, ये तो केस 4 था। व्हाट अबाउट केस 5? इसमें क्या हम लोग नया करने वाले हैं, इसमें इशू होगा से ध्यान देना, इशू होगा प्रीमियम पे, जिसका मतलब कि हमने पैसा बढ़ाकर मांगा, लेकिन जब रिडीम करने की बारी आ रही है तो वो भी हम प्रीमियम पे रिडीम करेंगे। मतलब कहने लगे ना कि एक तरफ हम इशू के टाइम पे बढ़ाकर मांग रहे हैं और उसी मोमेंट पे प्रॉमिस भी कर रहे हैं कि फ्यूचर में आपको बढ़ाकर रिपे भी करेंगे। तो दोनों केस में प्रीमियम लिखा है, बट दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है। यहां पे जो प्रीमियम लिखा है इशू के टाइम पे, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि फर्म पैसा बढ़ाकर मांग रहा है, और रिडीम के टाइम पे इशू, रिडीम के टाइम प्रीमियम लिखा है, दैट मींस कि फर्म ने प्रॉमिस किया है वो आगे चल के बढ़ाकर पे करेगा। तो एक तरफ बढ़ाकर मांगना, फिर एक तरफ बढ़ाकर पे करना। जब हम बढ़ाकर मांगते हैं, इंक्रीज करके मांगते हैं, दैट इज अवर इनकम, तो वहां पे हम सिक्योरिटी प्रीमियम वर्ड लाते हैं। और जब हम बढ़ाकर पे करने वाले होते हैं तब तो ये दो नाम आने वाला है। तो यहाँ पे अब क्या चेंज आएगा, पहली चीज हमने इस बार इशू के टाइम पे कितना मांगा है, ये केस 4 था इससे पहले, अब हम केस 5 नहीं जा रहे, ठीक है ना। ये जो आंसर था ना केस 4 का था, अब केस 5 हमने केस 5 में कितना पैसा मांगा 110, तो हमारे पास कितना पैसा आएगा 1,10,000। दूसरी चीज हमारे पास जो पैसा आ रहा है वो तो 1,10,000 आ रहा है, लेकिन डिबेंचर तो 100 रुपए का है और हमें पैसा एक्स्ट्रा मिला है। इस बार हमें डिस्काउंट नहीं हुआ है, इस बार हमने डिस्काउंट नहीं दिया है, ठीक है, इस बार हमने डिस्काउंट नहीं दिया है। तो हमें एक मिनट यहाँ पे कुछ रब कर देते ना, स्पेस मुझे चाहिए। इस बार हम एक्चुअली क्या हो रहा है, हम प्रीमियम पे इशू किए हैं, तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, और कितने का आएगा प्रीमियम 1000 पे, प्रीमियम यहाँ पे 10 रुपीज का है, जो कि आएगा 10,000। अब मेन चीज क्या है ना कि हमने 1,10,000 पैसा पाया, जिसमें कि 10,000 प्रीमियम के नाम पे है, 1,00,000 डिबेंचर के नाम का है, और हमने प्रॉमिस किया है आगे चल के बढ़ाकर रीपे करेंगे हम 105% एक्स्ट्रा पे करेंगे। तो उस 5% को एक्स्ट्रा जो पे करेंगे उसको हम अभी क्या बोलेंगे, लॉस, जो इसके पहले भी कहते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ 8% डिबेंचर। और लॉस हो कितने का रहा है उस 1000 पे 5 रुपीज का, जो कि आएगा 5000। दैट्स इट। मतलब केस 4 और केस 5 में क्या फर्क था, केस 4 में बेसिकली ये था कि हम डिस्काउंट पे इशू किए और रिडीम प्रीमियम पे कर रहे हैं। इसमें क्या, इसी वहां पे क्या था, दो बार डिस्काउंट, दो बार लॉस होता है, एक तो डिस्काउंट का लॉस, ऊपर से रिडीम का भी लॉस। केस 5 में क्या है, एक तरफ हम एक्स्ट्रा पैसा मांग रहे हैं तो प्रीमियम आ गया,
फिर हम आगे चल के एक्स्ट्रा पैसा देने का प्रॉमिस भी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा उस रिस्पेक्ट में लॉस एंड प्रीमियम का कंडीशन क्रिएट हुआ। लास्ट केस जो हमारा है दैट इज केस नंबर 6। अब इसमें क्या आने वाला है, हम इशू कर रहे हैं पार पे एंड रिडीम करेंगे किस पे, वही सेम जो ऊपर लिखा था। मतलब हमने 100 रुपए ही मांगा, बट जब रिडीम करने की बारी आएगी तो वहां पे हम बढ़ा कर पे करेंगे। तो ये तो बहुत सिंपल है, इसमें हमारा फिर एक्स्ट्रा कोई नाम नहीं आएगा। मतलब कि जो केस नंबर 6 है उसमें क्या हो रहा है, हम पार पे ही पैसा मांग रहे हैं। मतलब इशू जो किए डिबेंचर हमने 100 ही मांगा, 100 का डिबेंचर 100 मांग रहे हैं, तो हमारे पास जो पैसा आएगा वो 100 रुपए आएगा। देन आफ्टर हमारे पास जो पैसा था वो 100 रुपए के हिसाब से था, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा हमने मांगा तो है नहीं, तो इस बार प्रीमियम नहीं आएगा। ध्यान देना है, हमने जब एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांगा है तो प्रीमियम नहीं आएगा। और दूसरी चीज, हमने आगे चल के लेकिन एक्स्ट्रा पे करने प्रॉमिस कर दिया है ना, तो इसलिए हमारे पास जो लॉस है वो तो फिर से आएगा कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 5000 टू प्रीमियम उतने का बनाना होगा हमको। तो याद क्या हमें करना है, जब भी प्रीमियम का केस देगा रिडेम्पशन के लिए तो ये दो नाम क्रिएट करना होता है प्रॉपर वे में। बाकी तो जो एंट्रीज था इशू का 6 पॉसिबिलिटीज हैं, इन 6 में से मान कर चलना है कि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, बट मेन हमारे फोकस कौन सा करना है कि जब भी रिडीम प्रीमियम पे कहेगा तो ये ध्यान देना है, क्योंकि इसमें एंट्रीज में दो नाम बार बार जुड़ जा रहा है, बाकी कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा नहीं किया है। बुक में जितने क्वेश्चंस दिए हैं, पेपर में जितने क्वेश्चंस दिए हैं बीते हर सालों में, यही सवाल डिट्टो देता है, बस अमाउंट बदल देता है। और एक चीज में एक चीज और आ जाता है, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन में लिखा होता है कि हमें इस पर्टिकुलर लॉस को राइट ऑफ करना है। अब ये राइट ऑफ का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमें इस नाम को कैंसिल करना है, खत्म करना है। तो अगर क्वेश्चन में राइट ऑफ की बात कहेगा तो उसमें एक एंट्री बढ़ जाता है राइट ऑफ करने के लिए। राइट ऑफ कैसे करते लोग हैं, जो नाम हमने क्रिएट किया डेबिट में वो नीचे आ जाएगा, टू लॉस ऑन इशू ऑफ 8% डिबेंचर, जितने रुपए का 5000। उसके बाद ये राइट ऑफ करना कहां से होता है, मतलब राइट ऑफ मतलब क्या होता है, हमें एक्चुअली इस नाम को कैंसिल आउट करना है। और किसी भी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए जो स्पेसिफिक प्लेस हमारे पास है, जगह हमारे पास है, वो क्या है, वो हमारे पास है स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ये एक तरह से वो स्पेस है जहां पे हम सारे अपने खर्चों को राइट ऑफ करते हैं। तो क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं है कि राइट ऑफ कहां पे करना है, किस तरह करना है, तो सिंपली जो भी अमाउंट ऑफ लॉस हमारे पास है, लॉस दो ही जगह होता है, डिस्काउंट दे रहे हैं तब लॉस हो रहा है, या प्रीमियम पे रिडीम करेंगे तो लॉस हो रहा है। तो इन सारे लॉसेस को हमको स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ले जाके राइट ऑफ कर देना है। और एक चीज, बहुत बार क्वेश्चन में क्या होता है ना कि एक टर्म दिया होता है सिक्योरिटी प्रीमियम, अलग से दिया होता है क्वेश्चन में। तो मतलब कहने का है कि वहां पे कहा होता है कि इतना हमारे पास प्रीमियम अवेलेबल है, प्रीमियम बैलेंस, इतना पैसा हमारे पास बैकअप में है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास 2000 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम था 2000 रुपीज का। तो ऐसे केस में जितना लॉस होता है उस लॉस में से हम सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करेंगे, जितना हमारे पास अवेलेबल रहेगा, हम मानते 2000 दिया था, उसके बाद जो बचेगा वो बैलेंस कहां से होगा, फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल से। बट इमेजिन करो कि मान लीजिए मेरे पास प्रीमियम है 5000 का, जितना लॉस उतना प्रीमियम अवेलेबल था, तो हम पूरा अमाउंट 5000 राइट ऑफ करेंगे प्रीमियम से, तब वहां पे हमको बेवजह स्टेटमेंट ऑफ पीएल नहीं लाना है। ये तभी आता है जब हमारे पास प्रीमियम का पैसा कम पड़ जाए तो ही लाना होता है, अदरवाइज प्रीमियम का ही अमाउंट यूज किया जाता है डिबेंचर्स के अमाउंट ऑफ लॉस को राइट ऑफ करने के लिए। ये एंट्री तब बनाना है जब क्वेश्चन में लिखा रहेगा, इफ नॉट तो कोई बात नहीं। हमें मेन फोकस करना था इन सारे 6 केसेस के एंट्रीज पे। सब में दो एंट्री बनाया, यहां पे 2 एंट्री, पहला पैसा रिसीव करने का, दूसरा उसको ट्रांसफर करने का डिबेंचर देकर। सब में 2 एंट्रीज था, बस फर्क क्या था, सब में कंडीशंस अलग अलग है।
मेनली हमें फोकस करना था पहले क्या, कि हम जब भी डिबेंचर इशू करते हैं तो तीन पॉसिबिलिटीज हैं, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। तो इन तीनों केस के एंट्रीज याद होना चाहिए। बस उसमें क्या जोड़ जा रहा था, रिडेम्पशन का कंडीशन। अगर रिडेम्पशन पार कंडीशन दिया तो कोई इशू नहीं है, उसको इग्नोर करना है। प्रीमियम ही देगा मोस्ट एग्जाम में, और जो कि हर बार दिया, मेरे पास पेपर से मैं देखा हुआ, इसलिए कह रहा हूं कि इस पे काम करना है। हम एक एक करके एंट्रीज बनाए हैं, रब किए हैं, तो पॉज कर करके उस एंट्रीज को देखना है, याद रखना है, और किस तरह सॉल्व कर रहे हैं, साइड में अमाउंट लिख रहे हैं, ये भी ध्यान देना है। एंट्रीज तो ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अमाउंट भी सही लिखना होता है। ये हमारा था अबाउट द डिबेंचर इशू करना रिडेम्पशन कंडीशन के साथ। एक टॉपिक और है, दैट इज कोलैटरल सिक्योरिटीज पे बात करते हैं, फिर इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। और आई थिंक थोड़ा लंबा लेक्चर जा रहा है, तो आगे देखते हैं। ओके, तो पहले हम समझते हैं कि जो टॉपिक हमारा है, दैट इज लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज कोलैटरल सिक्योरिटी। बीते 2-3 सालों में ये टॉपिक उतना एग्जाम में आया तो नहीं है, लेकिन जो इस साल का सैंपल पेपर है सीबीएसई का 2025 का, उसमें ये सवाल आ गया है। तो माइट बी पॉसिबिलिटीज एग्जाम में आ जाए इस बार 24-25 के हम लोग के बोर्ड एग्जाम में। ये होता क्या है, होता क्या है ना, कि आमतौर पे मान लेते हैं कंपनी है या फर्म है, उसको नीड है फंड्स का, तो वो अपने फंड्स के रिक्वायरमेंट के लिए, फंड्स के रिक्वायरमेंट के लिए किसी बैंक से मान लो अप्रोच करता है टू गेट लोन, जिसको हम एक तरह से बैंक लोन भी कह सकते हैं। अब होता क्या है ना, कि इस लोन के लिए, मतलब लोन लेते वक्त कंपनी अपनी तरफ से बैंक को क्या देता है, प्राइमरी सिक्योरिटी के तौर पे अपने एसेट्स को दांव पे लगा देता है, एसेट्स को चार्ज लगा देता है। इसका मतलब कंपनी बैंक से कहता है कि भाई ठीक है, हम अगर आपसे लेते हैं फॉर एग्जांपल 1 लाख या ठीक है 10 लाख रुपीस का लोन लेते हैं, तो कंपनी उनको ये कह रहा है कि ठीक है, उस 10 लाख रुपीस के बदले हम अपने एसेट्स को एज अ रखते हैं कोलैटरल। क्या रखते हैं उसको, कोलैटरल, जिसको हम कहते हैं गिरवी रखना, कि एसेट्स को दांव पे लगा दिया गया है उस लोन को पाने के लिए। एसेट्स दे नहीं दिया गया है, बस एसेट्स को दिखा दिया गया कि देखिए मेरे इतना एसेट मेरे पास है, आपका लोन हम ले रहे हैं, समय आने पे अगर नहीं चुका पाते हैं तो ये मेरा एसेट आप ले जाओ उसके रिकवरी के तौर पे। अब बात क्या है ना, कि मान लेते कंपनी ने कहा कि भाई जो हम आपको एसेट दिखा रहे हैं वो वर्दिट है कितने का, 10 लाख रुपीस तक का उसको वर्दिट है। अब बैंक को दिक्कत ये है कि बैंक थोड़ा डाउट में रहता है, उनको ये लगता है कि भाई माइट मैंने 10 लाख दिया, वो जो कंपनी रीपे नहीं कर पा रहा 10 लाख रुपीस लोन का। अब कंपनी के एसेट्स को बैंक अगर नीलाम कर भी दे, ऑक्शन में नीलामी कर दे, तो क्या जरूरी पर 10 लाख मिल जाएगा, क्या पता कम पैसा मिले, 6 लाख मिले, 5 लाख मिले, या कुछ भी ना मिले, होता है ना। तो इसीलिए बैंक अपने एश्योरेंस के लिए, बैंक अपने पैसे की एश्योरेंस कि पैसा डूबने ना पाए, सिक्योरिटी के लिए बैंक इनसे इंसिस्ट करता है कि भाई आप मुझे इस प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा अपने एसेट्स की कोलैटरल के तौर पे जो आपने दिया है, चार्ज किया है, उसके अलावा एक और सेकेंडरी सिक्योरिटी दीजिए। मतलब एक तरह से कोलैटरल को भी आप सिक्योर करिए, जो आपने अपना एसेट्स दांव पे लगाया है, उस एसेट्स से मुझे पैसा मिल ही जाना है, या अगर नहीं मिलता है तो कल को फिर बैकअप में एडिशनली कुछ मुझे एक्स्ट्रा दीजिए। तो जो सेकेंडरी सिक्योरिटी तौर पे कंपनी अपने उस कोलैटरल को सिक्योर करता है, इसको बोलते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। तो कंपनी क्या करता है ना, अपने उस लोन के लिए जो उसने पहले से एक एसेट्स दांव पे लगाया हुआ है, जस्ट टू मेक बैंक मोर कंफर्टेबल व्हाइल गिविंग लोन, कि जब वो लोन दे रहे हैं तो वो एक तरह से आश्वस्त रहे कि वो पैसा को डूबेगा नहीं, पैसा मतलब वेस्ट नहीं होगा। तो कंपनी क्या करती है, एडिशनल बैकअप के तौर पे अपना कुछ और सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, बैंक को देने का प्रॉमिस करती हैं। और इसी केस में आता है डिबेंचर, कि डिबेंचर को हम लोग मतलब कंपनी डिबेंचर को यूज करती है
सेकेंडरी सिक्योरिटी के तौर पे या कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे, कि मतलब ये डिबेंचर सपोर्ट कर रहा है हमारे एसेट्स को लोन लेते वक्त, ताकि बैंक को ये उम्मीद रहे कि चलो ठीक है, एसेट से पैसा नहीं मिल पाया, मतलब ये कैश दे नहीं पाया 10 लाख, एसेट से नहीं मिल पाया तो कोई बात नहीं, डिबेंचर तो है ना, तो कंपनी जो बैंक है वो इस डिबेंचर से अपना पैसा कवर अप कर लेंगी। अब सवाल क्या आता है कि क्या सच में डिबेंचर दे दिया जा रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे होता ही है ना कि कंपनी देने का प्रॉमिस करता है कि इन केस अगर एसेट्स कम पड़ जाएगा पैसा देने में, तो जो भी पैसा कम पड़ेगा तो उसके बिहाफ पे कंपनी अपना डिबेंचर दे देगा। उस डिबेंचर को देते वक्त बैंक से पैसा नहीं मांगा जाएगा, एक्चुअली वो डिबेंचर काम आ रहा है पेमेंट के तौर पे, ये एक्चुअली वही है परचेज कंसिडरेशन, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में डिबेंचर दिया नहीं जा रहा है, ये सिर्फ दिखाया जा रहा है कि ठीक है हम आपको उस 10 लाख के लोन के बदले एसेट्स देने का प्रॉमिस कर रहे हैं, वो कम पड़ जाएगा तो डिबेंचर भी देने का प्रॉमिस कर रहे हैं, तो इस तरह हमको कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आपका पैसा एकदम सिक्योर्ड है, आप मुझे 10 लाख लोन दीजिए भी, अपनी नीड्स को फुलफिल करना है। अब सवाल आता है कि इस सिचुएशन में ये जो सेकेंडरी सिक्योरिटी के तौर पे कोलैटरल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा रहा है डिबेंचर को देकर, इसका एंट्री हमको बनाना सीखना होगा। एंट्री के साथ साथ हमको इसका बैलेंस शीट पे ये शो कैसे होता है, कैसे दिखाया जाता है, हमको वो भी सीखना होगा। तो इसके लिए पहले सवाल लेते हैं और सेम सवाल लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये सवाल एग्जाम में आता है, तो ऐसा नहीं सवाल बहुत टिपिकल आता है, बहुत सिंपल आता है। जैसे कि मान लेते हैं एक्स लिमिटेड ने रेज किया है बैंक लोन वर्थ रुपीज 10 लाख रुपीज and provided 5,000 8% debenture of 200 rupees each as a collateral सिक्योरिटी। अब यहां पे ऐसे लिखा रहेगा कि हमने बैंक लोन लिया, ठीक है, हमने उस लोन के बदले 5,000 डिवेंचर देने का प्रॉमिस किया, दे नहीं दिया, दोबारा कह रहा है, देने का प्रॉमिस किया एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे। हमको इसका बनाना है पहला एंट्री और दूसरा इसको रिप्रेजेंट करना है बैलेंस शीट पे। ठीक, कैसे होगा? ये चीजें एकदम रिपीटेड है, मतलब एग्जाम में अगर सवाल आता है ना तो जैसे बताने जा रहे हैं डिट्टो इसी प्रकार हमें करना होता है। तो पहली बात तो ये हम ले क्या रहे हैं बैंक लोन, तो हमारे पास क्या आएगा पैसा, तो जब ये पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, और ये पैसा किस बात का आ रहा है, लोन ले रहे हैं, और जब भी लोन लेते हैं ना ये लायबिलिटी होता है, तो लायबिलिटी कहाँ लिखाता है, नीचे। एसेट्स बढ़ेगा तो ऊपर, लायबिलिटीज बढ़ेगा तो नीचे। कुछ बेसिक नियम हम बहुत ज्यादा डीप नहीं जा रहे हैं, रीजन क्या है ना, हम पढ़ा रहे हैं 12th के बच्चों को, तो हमें मानकर चले जो बच्चा देख रहा है उसको बहुत सी बेसिक बातें पता है। इफ नॉट तो हम चाहेंगे कि वो अपने सारे डाउट्स जो हम लास्ट में अपने कांटेक्ट नंबर देंगे उससे उनसे कांटेक्ट करके पूछे, ताकि हम अगले लेक्चर में जो भी हो पाएगा उसे डाउट्स को क्लियर करेंगे। एंड अभी तो शुरुआत है, जितना मैंने शुरुआत में लिखा था वीडियोस कितना बनाने वाले, सब कुछ हो जाने के बाद हम टाइम निकाल के बहुत सारे उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में मोस्टली आते हैं एंड वो क्वेश्चन लगवाएंगे हम। तो बैंक पैसा आ रहा है और पैसा आ रहा है बैंक लोन के नाम का, तो बैंक लोन नीचे जाएगा। कितना अमाउंट आ रहा है, 10 लाख रुपीस, ठीक है। अब सवाल क्या है, हम इसके बदले दे क्या रहे हैं, हम इसके बदले दे रहे हैं डिबेंचर, और जब भी फर्म डिबेंचर देता है, तो मैंने पहले भी कहा था डिबेंचर जब देते हैं तो नीचे लिखाता है, तो 8% डिबेंचर, और डिबेंचर दे कितना रहे हैं 5,200 रुपीज ईच, तो 5,000 इंटू 200 जो कि को इंसिडेंसली होता है 10 लाख रुपीज। मैंने जानबूझकर सेम लिया, बहुत बार अलग भी हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ लिखा होता फॉर एग्जांपल 6,000 तो 6,000 इंटू 200 आता है 12 लाख, तो वो भी ठीक है, जो भी आएगा देना है। उसके बाद अब मेन सवाल आता है कि क्या हमने ये डिबेंचर सच में दिया है? नहीं, ये एक्चुअली सेकेंडरी सिक्योरिटी के तौर पे
प्राइमरी सिक्योरिटी को बैकअप देने के लिए था, रियल में दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पे डिवेंचर माइट भी देना पड़ जाए, कब? जब वो पैसा नहीं पे कर पाएगा फर्म कैश में, एसेट्स एक तरह से इनसफिशिएंट हो गए पे करने के लिए, तब देना पड़ेगा ना। और क्या पता देना ना पड़े, क्या पता एसेट सफिशिएंट रहे, डिवेंचर दे नौबती ना आ पाए, तो दोनों पॉसिबिलिटीज है। इसीलिए यहाँ पे हम डेबिट में लिखते हैं डिवेंचर, एक नया नाम आएगा सस्पेंस। सस्पेंस क्यों? क्योंकि यहाँ पे देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा कोई फिक्स नहीं है, अभी दिया भी नहीं जा रहा है, लेकिन देने का बात तो कह दिया गया ना, इस वजह से डिवेंचर नीचे लिखाया। अब ये तुम्हारा एंट्री हो गया, दो एंट्री बनता है सिर्फ। अब आता है इसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे बैलेंस शीट पे, जो कि बहुत 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 ज्यादा आसान है। बैलेंस शीट पे अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहली बात तो ये तो एंट्री हो गया ना। बैलेंस शीट के लिए हम बहुत ज्यादा डीप नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अगर जो मेरा स्टार्टिंग का पार्ट था सबने अगर ध्यान दिया होगा तो मैंने वहां लिखा ही था कि हम लोग बैलेंस शीट पे काम करेंगे कंपनी के, तो वहां प्रॉपर बताएंगे फॉर्मेट क्या है। अभी हम सिर्फ लिखवाएंगे शॉर्ट में। यहां आता है हमारा बैलेंस शीट, जब कंपनी की बात करते हैं तो करंट ईयर, एंड यहां आता है प्रीवियस ईयर। यहां आता है हमारा नोट नंबर, यहां आता है पर्टिकुलर्स। हम बहुत अभी डीप नहीं जा रहे, बस बता रहे बेसिक लेवल पे। अब याद क्या करना है, इसमें हमको रिप्रेजेंट करना है डिबेंचर को बैलेंस शीट पे। तो डिबेंचर का जो पर्टिकुलर पोजीशन है बैलेंस शीट में कहां पे है, यहां पे है इक्विटी एंड लायबिलिटी के लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नहीं नॉन करेंट लायबिलिटीज में आता है, नॉन करेंट लायबिलिटीज में आता है, और उसमें भी किस में आता है, ए नाम कर लेते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसमें लिखना होगा नोट नंबर 1, क्योंकि जो ये डिबेंचर का अमाउंट है वो हमारा एक्चुअली लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आता है, और यहां पे हमको अलग से बनाना होता है नोट नंबर 1 करके इसका नोट। और नोट में आता क्या क्या है, यहां पे टोटल, यहां पे डिटेल्स, यहां पे इंफॉर्मेशन, क्या क्या रहेगा, यहां पे देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर में जो हमारा नोट नंबर 1 है उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ही हमारा डिबेंचर आता है, लेकिन डिबेंचर के पहले बैंक लोन है, तो बैंक लोन इसी में आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आता है। और हमने बैंक लोन लिया कितने रुपए का, हमने बैंक लोन लिया है 10 लाख रुपीस का, ठीक है। उसके बाद हमने इसी में डिबेंचर भी तो लिया है 8% का इशू किया है, कितना किया है 5000, सॉरी कितना था 5000 इंटू 200, जो कि होता है कितना 10 लाख आता है। अब मजे की बात क्या है कि क्या सच में हमने डिबेंचर इशू कर दिया है, नहीं, तो इसीलिए यहां पे हमको माइनस करना होता है उसी डिबेंचर सस्पेंस अमाउंट को जो हमने वहां लिखा है, जो कि हमारा बेसिकली अगेंस्ट था किस चीज के, बैंक लोन के, कि हमने बैंक लोन के लिए हमने एज अ डिबेंचर सस्पेंस को यूज किया है फॉर एज अ कोलैटरल, इतना लिखना होता है सिक्योरिटी। और जब माइनस करें उसी 10 लाख को, बिकॉज हमारा एक्चुअली पैसा कहीं जा नहीं रहा है, वो तो घूम फिर के वही हो गया ना, तो ये तुम्हारा बैंक लोन अमाउंट था, यहां लिखने बाहर, ये तो नील हो गया। वापस सॉल्व किए तो जो हमारा अमाउंट आया, इस अमाउंट को हम बोलते हैं अपना लॉन्ग टर्म बोरोइंग में एक तरह से इसका फिगर कि कितने का हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 10 लाख, यहाँ प्रीवियस है नहीं, बाकी खत्म। तो ये एक शॉर्ट वे था बैलेंस शीट में इसको रिप्रेजेंट करने का। अब मेन चीज क्या है ना, कोलैटरल सिक्योरिटी का सवाल जब आता है तो उसमें एंट्री ही हमारा मैटर करता है। इसमें जो मैंने सवाल लिया है डिट्टो इसी तरह का सवाल बुक में दिया, पेपर में दिया हुआ है। बस याद क्या करना है, जब भी लोन लेते हैं तो एंट्री ये पहला, फिर उसी लोन के बदले हमको डिबेंचर सस्पेंस बनाना होता है। बस एक चीज है, यहाँ तो मैंने 5200 सब लिखा था, नहीं लिखा होता है ना
बस इतना लिखे छोड़ दिया कि वी हैव टू प्रिपेयर, वी हैव टेकन बैंक लोन एंड वी आर प्रोवाइडिंग डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। कितना डिबेंचर कितना रेट नहीं मेंशन है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली वही जो बैंक लोन का अमाउंट है नीचे कॉपी पेस्ट कर देंगे। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे हम जो रिप्रेजेंट किए हैं, अब कोई बच्चा कह सकता है कि सर जब आपको ये माइनस ही करके वहां पे नील आना था, जीरो आना था, आपने लिखा ही क्यों? तो अच्छी बात क्या है, इतने वाले हिस्से को, जो ये पूरा डिबेंचर वाला पार्ट है, इसको हम या तो शो करें या शो ना करें, दोनों एक्सेप्टेबल है, बट बेहतर क्या है, शो करना। अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं इस पूरे डिबेंचर के 3 हेडिंग्स को, पहला परचेज कंसिडरेशन, दूसरा डिबेंचर को इशू करना वेरियस रिडेम्पशन कंडीशन के साथ, और तीसरा कोलैटरल सिक्योरिटी। जिस तरह अगर हम एक बताएं फ्लो में, जो भी टाइम लगा होगा, आई थिंक 1 घंटा 40 मिनट के नियर बाय लग गया होगा, हम उम्मीद करेंगे जो बच्चे वीडियो देखेगा उसको भी वो इसी तरह देखे और लिख कर पढ़े। बिलीव मी, डिबेंचर जो एग्जाम में 24 मार्क्स का कंपनी है, नियर बाय 10 से 12 नंबर डिबेंचर कवर करता है और 12 से 13 नंबर शेयर्स कवर करता है। तो 10-12 नंबर बहुत मैटर करता है। 80 में से अगर 10-12 नंबर डिबेंचर है, तो मतलब मैंने इस लेक्चर में जितना बताया है, नियर बाई मान के चलना है कि हमारा उस 80 में से 10 से 12 नंबर कवर हो गया आज। इसी तरह भी आगे और जो लेक्चर आएगा उसमें बहुत कुछ और कवर होगा। इस साल मेरा पूरा मोटिव है कि हम पूरा 80 मार्क्स का कवर कर दें, कि एक बच्चा वो जो 14 वीडियोस हम अपलोड करेंगे प्रॉपर वे में, वो सफिशिएंट रहेगा उसके लिए एक सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स पाने के लिए। बट ये भी सच है, बहुत डीप नहीं जा रहा है, ईमानदारी से कह रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए उतना फायदेमंद ना हो शायद जो टॉप करना चाहते हैं, लेकिन इतना तो श्योर है कि उनके लिए भी जरूरी है अगर बेसिक भूल चुके हैं तो, और जिनको एटलीस्ट एक सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स पाना है अपने लेवल पे, तो वो ध्यान दें। अब आते हैं लास्ट चीज, 2 मिनट और लेंगे सिर्फ। ये भी पहला वीडियो था, अभी इसी तरह आगे हम इकोनॉमिक्स का जो वीडियोस रहेंगे वो बनाएंगे। अकाउंट को मैंने बता दिया कि कैसे आगे वीडियोस आने वाले हैं। अब हम चाहते हैं कि सारे बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, जो यहाँ तक पहुंचे हैं लास्ट मोमेंट तक, बिकॉज मुझे पता है बहुत बच्चे स्टार्टिंग में ही स्किप कर देते हैं इतना लंबा लेक्चर देख कर ही, बट पढ़ने के टाइम पे इतना कॉम्प्रोमाइज करना होता है, क्योंकि ये सिर्फ जरिया नहीं कमाने का, ये तो हमसे बना रहे हैं इस मोटिव से, ताकि जिन बच्चों तक हम नहीं पहुंच पाते या जो बच्चे मेरे तक नहीं आ पाते बिकॉज ऑफ डिस्टेंस प्रॉब्लम या फिर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, जो भी समझ लेते हैं, तो उन तक ही पहुंचे तो ज़्यादा बेहतर है। तो हम चाहेंगे बच्चे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें, उनको खासकर जिनको सच में कुछ नहीं आता, जो मतलब साल भर एंजॉयमेंट किए, अब वो पढ़ना चाहते हैं अगले 1 महीने के बीच में जो गैप मिला हुआ है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में मेरे पास जो मटेरियल है, जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी डाउट्स हैं, उस पर डिस्कस करने के लिए कोई बच्चा अगर क्वेरी करता है वो मुझसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर ले, 7080322308। एंड ये ध्यान देना है कि डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि अभी खुद ही हम अगले 1 महीने का जो पूरा टारगेट है उसको लेके चल रहे हैं आगे सर। तो कोशिश करना है अपने दोस्तों से जरूर कांटेक्ट करना है, उसको बताना उनको है कि इसके बारे में, एंड बहुत ज़्यादा नहीं है, 1.5 घंटा बच्चा बैठ के देख लेगा, डिबेंचर उसका क्लियर होगा, ये मेरी गारंटी है। हाँ, बहुत डीप नहीं गए मानते हैं, बट जितना भी बताया है सफिशियंट है। तो आगे आने लेक्चर से ध्यान देना है। हम टाइम नहीं लिखें कि कौन सा लेक्चर कब आएगा, बट मेरा कोशिश रहेगा पर डे एक वीडियो अपलोड करने का। एंड आगे चल के चीज़ों को और डीप ले जाएंगे, मन होगा तो हम हो सकता है कि डिबेंचर का जो मैंने आज लिखा था एक ही लेक्चर, जो मैंने एक में कवर भी किया आज, इसका हम एक और ला सकते हैं आगे चल के। फिलहाल इतने में रोकते हैं, क्वेश्चन लगाना जरूर से। एंड जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था PYQ, कंपार्टमेंट, सैंपल पेपर्स, इनके क्वेश्चंस देखने हैं, प्रैक्टिस करना है, और जैसे भी दिक्कत होगा उसको आगे टैकल किया जाएगा। सब में हमारे पास है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बस हाँ ये है कि अब पढ़ना होगा और लिख लिख के पढ़ना होगा, बिकॉज जितना मैंने लिख के पढ़ाया ये पूरा एक फ्लो में था, तो इसी तरह पढ़ना होता है। मैंने जितना बताया, जब सामने से पढ़ा जाएगा तो 3 घंटा 4 घंटा लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार तो पढ़ना है, बट ढंग से पढ़ना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक ये बहुत लंबा वीडियो चला गया, तो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वहाँ लिखा था, आई थिंक मैंने लिखा था शेयर्स पे लिखा था शेयर्स सेकंड पार्ट। तो जो शेयर्स का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट था
5th वीडियो, उसको जरूर देख कर बैठना है, तभी सेकंड पार्ट क्लियर होगा। और डिवेंचर का जितना बताया है उसको दोबारा देखना है, क्योंकि चीज़ें है टिपिकल, टफ भी हैं, नहीं पढ़ने में भूल जाएंगे पक्का है, तो ध्यान देना है, ठीक है ना। चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।